हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। आज हम आपको एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिलियनियर बॉय 2। चलिए शुरू करते हैं। नहीं था, इसीलिए बिना सबूत के अनुमान लगाना सिर्फ एक बेवकूफी थी। इसलिए इस पूरी बातचीत से इन लोगों ने जो निष्कर्ष निकाला था वह यही था कि अमन ने अभी अभी जो कहा वह बात सही हो सकती थी। तो इस साल भर के अंदर कोई ऐसा डाटा है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसीलिए उसे इस मार्केट में इतने ज्यादा पैसों में बेचा जा रहा है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि यह सर्वर खाली हो और उसके अंदर कोई भी डाटा ना हो। रेहान अब सवा को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। किसने सोचा था कि एक सर्वर से जुड़े आइटम में इतनी सारी बातें सामने निकलकर आशुई आ जाएंगी। जब से इस आइटम को ऑनेक्शन के लिए यहां पर रखा गया था तो रेहान को इसे खरीदने में इंटरेस्ट आ रहा था। रेहान देखना चाहता था कि इसमें ऐसा क्या छुपा हुआ है। हालांकि रेहान को अभी भी ललक रहा था कि यह पूरा हार्डवेयर उसके किसी काम का नहीं निकलेगा और शायद 10,000 में से सिर्फ 1% चांस था कि उसने कुछ बहुत जरूरी चीज निकल सकती है जो रेहान के लिए काम की हो। हालांकि रेहान एक अमीर इंसान है और अगर उसे किसी चीज में इंटरेस्ट आ रहा है या किसी चीज को लेकर वह क्यूरियस हो रहा है तो वह 1 मिनट भी सोचे बिना उस चीज के लिए पैसे खर्च कर देता है। और फिर जैसा अभी अभी अमन ने कहा था, जो चीजें अक्सर सबसे छुपकर इतने बड़े ऑक्शन में नीलाम की जा रही है तो हो ना हो उसमें कुछ बहुत सीरियस इंफॉर्मेशन या डाटा जरूर होगा। और फिर इस तरह छुपकर बेचने का 2 ही मतलब हो सकता है, या तो आइटम के प्राइस बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से इसे आम मार्केट में बेचना थोड़ा मुश्किल है, या फिर कोई भी इसे कम पैसों में बेचना नहीं चाहता, इसीलिए ऐसी जगहों का फायदा उठा रहे हैं। इस ऑक्शन लिस्ट में तो इस आइटम के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन तक नहीं दिया गया है। वह तो अभिनव ने उस लोगों को देख लिया और इसको यहां बेचने की वजह इन सब लोगों को बता दी, वरना इन लोगों को तो इसका कोई आइडिया भी नहीं था। शुरू में रेहान को भी इस लिस्ट में सर्वर को देखकर काफी अटपटा लगा था और इसमें काफी देर तक इस बारे में सोचा। पर जब अमर ने इसे बताया कि इसका सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है ना कि यह हार्डवेयर, तब रेहान को लगा कि उसके यह किसी काम का नहीं है और वह तो इस लिस्ट को रख ही रहा था। पर खुशकिस्मती से अभिनव ने इसे देख लिया और इन सबको बता दिया। जब से वह कंपनी बिल्कुल ही अस्तित्व खत्म हो चुकी है, या कहे कि कम से कम वह दुनिया के सामने ऐसा दिखा रही है, तो रेहान को लग रहा था कि यहां पर इस सवा बनाने वाले आदमी से मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। और फिर अभिनव को भी इस बारे में शायद ही पता हो कि यह सर्वर किसने बनाया है। जब अमन ने देखा कि रेहान ने फिर से उस ऑक्शन लिस्ट को उठा लिया है और उसे बहुत ही ध्यान से देख रहा है, तो अमन ने रेहान से कहा, यह सवा आज रात ही ऑक्शन में बिक रहा है और अगर सच कहूं तो मुझे लगता है कि इसकी प्राइस भी ज्यादा खाई नहीं है, पर मुझे लगता है कि यह कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑक्शन का टाइम फ्रंट पेज पर बताया गया है और इस आइटम की लिस्ट को पीछे के पेज पर दिखाया गया है। अमन की बात सुनकर रेहान ने उससे कहा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि यह सब ज्यादा महंगा नहीं होगा? अमन ने उसे आगे बताते हुए कहा, हाँ, क्योंकि इस सर्वर की प्राइस मिलियन है और अगर इस सर्वर की मार्केट प्राइस से तुलना की जाए तो यह मार्केट प्राइस से थोड़ा ही हाई है। यहां तक कि मुझे लगता है कि इस ऑक्शन एसोसिएशन का ऑर्गेनाइजर भी इस सवा को बेचने की मान्यता नहीं दे सकता। अमन की बात सुनकर रेहान ने अपनी बोहे उचका हुए कहा। तो अब अमन ने रेहान से कहा, तो अब मुझे लगता है कि आपको इसे ऑनेक्शन की स्टार्टिंग प्राइस पर ही खरीदना चाहिए, जो कि 0 मिलियन श्योर है। कहीं ना कहीं अमन की बात से जुनैद सहमत नहीं था। उसने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, तुम इतना आगे की नहीं सोच सकते हो सकता है कि इसमें कोई और पॉसिबिलिटी हो। मुझे इस सब के अंदर कुछ भी वैल्यूएबल नहीं लग रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि इस आइटम की बेस प्राइस इतनी ज्यादा कम है। जुनैद की बात से कहीं ना कहीं अमन भी सहमत था, क्योंकि उसने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। जुनैद की बात सुनते ही उसने कहा, हाँ, यह भी हो सकता है। उन दोनों की बातों से कहीं ना कहीं रेहान बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। उसने अपना हाथ दिखाते हुए उन सब से कहा, इतना ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उस सब के अंदर कुछ नहीं भी हुआ तो भी मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सोच चुका हूं, मैं इसे खरीदूंगा। यह चीज बिल्कुल ऐसी है जैसे हम किसी खजाने का डब्बा खोल रहे हैं और हो सकता है इसके अंदर कुछ भी ना हो या बहुत कुछ छुपा हो। हम कह सकते हैं कि यह खेल हमारे लिए बहुत ही एक्साइटमेंट से भरा होने वाला है। रेहान की बात सुनकर अमन ने भी मुस्कुराते हुए उसकी बात को रिपीट करते हुए कहा, आपको यह गेम लग रहा है जिसमें यह सर्वर किसी खजाने के धब्बे को खोलने जैसा है और हो सकता है कि इसमें कुछ खास निकल जाए और ना भी निकले। एक्चुअली
मुझे भी लगता है रेहान इसमें बहुत मजा आने वाला है। सच कहूं तो मैं खुद रेहान से कहने वाला था कि उन्हें एक बार यह चांस लेकर देखना चाहिए। अगर कुछ नहीं मिला तो ठीक है, वरना हमें कुछ इंटरेस्टिंग मिल सकता है। अमन की बात सुनकर मुस्कुराते हुए जुनैद ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिला दी, क्योंकि 10 मिलियन उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। सेकंड जनरेशन के यंग पासन जो मिलियन रॉक्स सिडसॉल की स्पोर्ट्स कार को बच्चों के खेलने की कार समझकर छोड़ देते हैं। ऐसे में इस सर्वर को खरीदने की प्राइस उन लोगों के लिए खिलौने खरीदने की पॉकेट मनी जीतनी थी। आम लोगों के लिए मिलियन ड्रॉ डे बहुत बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है, क्योंकि इतने रुपयों में यह लोग या कहे कि आम लोग बहुत आराम से अपनी कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं। पर इन अमीर लोगों के लिए, खास करके इन सुपर रिच जनरेशन वालों के लिए, इतने पैसे सिर्फ बारिश की कुछ बूंदों जितने ही थे। यह लोग बिना अपनी पल के झपका ही एक पल में करोड़ों रुपए दाव पर लगा देते हैं। तभी अमन ने रेहान से कहा, रेहान, यह सवाल आप मुझे खरीदने दीजिए। आपने मुझे पहले ही 20 मिलियन रुपए दिए थे। यह 20 मिलियन रुपए वही थे जो अमन और रेहान ने मिलकर मलाइका से लिए थे। इन लोगों ने कुल मिलाकर 30 मिलियन रुपए स्टूडियो के नाम पर मलाइका से लिए थे। अमन सच में यह सारे पैसे रेहान को देना चाहता था, पर रेहान ने उसमें से सिर्फ 20 मिलियन रुपए ही लिए। यह पैसे रेहान और अमन ने अपने आइडिया से कमाए थे, या यह कहे कि चीटिंग करके मलाइका से लिए थे। और बाद में रेहान की टीम में बहुत सारे क्रू मेंबर्स थे, और रेहान नहीं चाहता था कि अमन के ऊपर बिना वजह का इतना ज्यादा पड़े। और वैसे भी ताजमहल 5 स्टार होटल काफी टाइम से इन लोगों को फ्री और लग्जरी खाना दे रहा था, जिसकी वजह से रेहान को काफी बुरा लग रहा था। इसीलिए उसने वह 20 मिलियन रुपए वापस अमन के अकाउंट में ही भेज दिए। जुनैद को इन सब के बारे में नहीं पता था, और शायद वह इन सब की डिटेल जानने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा था, क्योंकि यह छोटी सी रकम किसी के लिए भी, खास करके उन 3 लोगों के लिए, कोई बड़ी बात नहीं थी। और इसीलिए जब जुनैद ने रेहान और अमन को इस बारे में बात करते हुए देखा, तो उसने इन दोनों के बीच में बोलना या इन लोगों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। वह वहीं पर साइड में बैठकर ऑक्शन लिस्ट को देखते हुए अपनी वाइन पीने लगा। अमन की बात सुनकर रेहान ने उससे कहा, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हें उन पैसों को नहीं रखना चाहिए था? मेरे क्रू में बहुत सारे लोग हैं जिनका खाना पना सब कुछ तुम ही मैनेज कर रहे हो, तो ऐसे में मैं तुम्हें उसका पेमेंट क्यों नहीं करता? अमन अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था। उसने पूरे दृढ़ निश्चय से रेहान से कहा, हम सब लोग दोस्त हैं, क्या आप मुझे उस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहते हैं? अमन की ऐसी बात सुनकर रेहान ने उसकी बात मानते हुए कहा, ठीक है, ये आगे पीछे की बात करना बंद करो, और मैं तुमसे साफ साफ कह रहा हूं, ये पैसे मेरे नहीं हैं। एक तरह का अनएक्सपेक्टेड हवा का झोंका था, इसीलिए इसे तुम रख लो, और तुमसे बार बार वापस करने की बात क्यों कर रहे हो? अमन ने फिर से मना कर दिया। उसने बहुत कोशिश की, पर रेहान को अपनी बात से कन्विंस नहीं कर पाया, और आखिर में उसे रेहान के सामने ना चाहते हुए भी हार माननी पड़ी। और इतना कहने के बाद रेहान ने फिर से उसे याद दिलाते हुए कहा, और हाँ, आज रात को उस सर्वर को खरीदने के लिए लालच मत करना, मैं खुद उसे अपने लिए खरीद लूंगा। आखिरकार जी एक सीक्रेट ऑक्शन था, और रेहान को इस बात का डर था कि अमन इसमें उसका कंपट हो सकता है। दूसरे लोग इसे खरीदने की हिम्मत शायद नहीं कर पाएंगे, इसीलिए सिर्फ रेहान और अमन ही इसे खरीदने की हिम्मत रखेंगे। और ऐसे में अगर वह दोनों एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे, तो वह लोग एक दूसरे के लिए ही इतने पैसे गवा देंगे, और दोनों को ही इससे कोई फायदा नहीं होगा। अब अभी तक अमन भी रेहान का मतलब समझ गया था। उसे डर था कि वह दोनों एक ही चीज के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे, बिना यह जाने कि आखिर उसमें है क्या। जो उन लोगों ने टाइम देखा तो इस वक्त घड़ी में शाम के 6 बजे बज रहे थे, और यह ऑक्शन एसोसिएशन रात को 800 बजे से शुरू होने वाला था। अभी भी उन लोगों के पास 2 घंटे बाकी थे, और डिनर करने के लिए भी अभी 2 घंटे बाकी थे। डिनर करने के बाद जल्दी ही ऑक्शन शुरू हो गया, जहां वो लोग रुके हुए थे। उससे थोड़ी ही दूरी पर वह ऑक्शन रखा गया था जो काफी कम जगह गिरे हुए था, और वो शिप भी शुरू होने वाली थी। उस शिप में ज्यादातर लग्जरी सर्विस ही दी जा रही थी, जैसे एक सुपर लग्जरी होटल जो पानी में तैर रहा हो और समुद्र के बीचों बीच लोग उसका आनंद उठा रहे हो। इसे देखकर ऐसा कहा जा सकता था कि इस क्रूज का मालिक रेहान, उसे अच्छे से पता था कि रेहान जैसे अमीर लोगों से पैसे कैसे कमाने हैं। इस क्रूज के मालिक रेहान को अच्छे से पता था कि यहां आए हुए लोगों से पैसे कैसे कमाने हैं, इसीलिए उसने अपने उस क्रूज को एकदम आलीशान बना दिया था। भले ही वह ऑन एक्शन एसोसिएशन के लिए था,
पर वहां आए हुए लोगों के रहने, खाने पीने और दूसरे शौक पूरे करने के लिए उसने इतने इंतजाम कर दिए थे कि भले ही लोग वहां से कुछ खरीदे या ना खरीदे और उसका कमीशन उसके खाते में आए या ना आए, पर बाकी चीजों से वह खूब पैसे कमा रहा था। उस होटल में एक दिन रुकने के वह कुछ ही लोगों से 100 करोड़ से ज्यादा पैसे कमा लेता था। उस शिप के ऊपर सिर्फ एक ही चीज थी जिसमें वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था, और वह था उस क्रूज पर बिकने वाला ब्लैक मार्केट का सामान। और यह बात रेहान, अमन और जुनैद भी बहुत अच्छे से समझ गए थे। लगभग 8 बजे बज गए थे और सभी लोग डिनर कर रहे थे। और अब टाइम आज की रात के ऑक्शन का था। ऑक्शन रेहान और बाकी लोग जहां रह रहे थे उनके रेसिडेंशियल एरिया के पास में ही था और बहुत थोड़ी सी जगह में रखा गया था। पर अभी भी इस पूरे क्रूज के ऊपर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक्सट्रैक्टिव चीज ब्लैक मार्केट ही था। और ब्लैक मार्केट में हर तरह का सामान बिक रहा था। और आज भी रात को यहां पर एक ऑक्शन था। पर रेहान ने डिसाइड किया कि वह आज रात को ऑनेक्शन पर जाने की बजाय कल रात को वहां जाएगा और उस पूरे ब्लैक मार्केट को देखेगा, क्योंकि आज पहले ही बहुत सफर और डिस्कशन करके ये लोग थक गए थे और रेहान आराम से इस ब्लैक मार्केट के फन को फील करना चाहता था, जैसा कि अमन ने उसे बताया था। डिनर के टाइम पर रेहान सिया और मैगी को भी डिनर के लिए बुला ही रहा था, पर इतनी ही देर में वह दोनों खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। उन दोनों को देखकर रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, मैं बस तुम दोनों को फोन करने की बोला था। सिया को रेहान की बात समझ नहीं आई। उसने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा, क्या बात है? रेहान ने उससे कहा, यह टाइम नर का है, चलो डिनर करने चलते हैं, उसके बाद हम लोगों को ऑनेक्शन एसोसिएशन में भी जाना है। रेहान की बात सुनकर सिया को याद आया कि इसे बहुत तेज भूख लग रही है और इसीलिए उसने रेहान से कहा, अरे हाँ, मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लग रही है, चलो चलते हैं। जैसे ही उन लोगों ने अपना कमरा छोड़ा और रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगे, तभी अचानक सिया को कुछ याद आया और उसने रेहान से कहा, अरे मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गई, तुम गेस करो आज मैंने यहां पर किसे देखा? रेहान, जिसे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, वह सिर्फ अनुमान लगा सकता था। फिर भी उसने डायरेक्ट सिया से ही पूछ लिया, किसे देखा था? सिया ने बहुत ही सरप्राइजिंगली कहा, अरे मलाइका को तुमने बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। क्या तुमने की थी? सिया की बात सुनकर रेहान सच में बहुत ज्यादा हैरान हो गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह यहां पर मलाइका को मिलेगा। उसने हैरानी से फिर से पूछा, क्या कहा मलाइका? पर वह इस क्रूज पर क्या कर रही है? सिया पहले से मलाइका को जानती थी, क्योंकि वह दोनों ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी और मलाइका भी सिया के जितना ना सही, पर दुनिया में कुछ हद तक फेमस थी और इंडिया में तो उसका सिंगिंग में बहुत नाम था। हालांकि उन दोनों का कभी मिलना नहीं हुआ था, पर फिर भी वे दोनों ही एक दूसरे को जानते थे और इसी वजह से सिया ने रेहान से कहा कि उसने यहां पर मलाइका को देखा था, क्योंकि वह जानती थी कि रेहान की फिल्म और मलाइका की फिल्म एक दूसरे से मुकाबला कर रही हैं और फिलहाल के लिए वह दोनों एक दूसरे के राइवल्स हैं। रेहान और सिया का रिश्ता अभी यहां पर जरूर नोटिस किया जाएगा, क्योंकि मलाइका यहां पर जो आ गई थी, सिया ने रेहान से कहा, शायद मैंने उसे रेस्टोरेंट में देखा था। अभी जो मैं वापस आ रही थी तो वह रेस्टोरेंट की तरफ जा रही थी। इस क्रूज के ऊपर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे और लगभग दुनिया का सारा डिलीशियस खाना इस क्रूज के ऊपर मिलता था। हालांकि उनको नहीं पता था कि मलाइका किस रेस्टोरेंट में गई है। वहां पर सभी लोग एक जगह आकर ही अपना खाना खाते थे, इसीलिए इस बात की संभावना बहुत ज्यादा थी कि मलाइका और रेहान की मुलाकात वहां पर हो जाए। तभी सिया ने फिर से कहा, और हाँ, मलाइका अकेले नहीं आई है, वह अभिमन्यु को अपने साथ लेकर आई है। रेहान ने जब सिया के मुंह से सुना कि मलाइका अकेले नहीं आई है बल्कि अभिम के साथ आई है, तो रेहान का रिएक्शन कुछ हो पाता। उससे पहले ही जुनैद ने हैरान होते हुए पूछा, अभिम क्या तुम वेस्ट प्रोविंस माइनिंग इंडस्ट्री के वारिश अभिम की बात कर रही हो? सिया ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूं। सिया अभिम को इसलिए जानती थी क्योंकि एक वक्त पर अभिम पागलों की तरह उसका पीछा कर रहा था और हर कीमत पर उसे पाना चाहता था, पर बदकिस्मती से सिया उसे पसंद नहीं करती थी और अभी ने सिर्फ उसकी खूबसूरती की वजह से उसे पसंद किया था। इसीलिए जब सिया ने उसे मना कर दिया तो उसने बिना सब्र रखे हुए किसी और का या मलाइका का पीछा करना शुरू कर दिया। मलाइका और अभिमन्यु दोनों ही अपने अपने मतलब से एक दूसरे के साथ थे। दोनों को ही एक दूसरे से प्यार जैसा कुछ नहीं था। दोनों की कुछ जरूरतें थीं जिसे दोनों अपने अपने मतलब के लिए एक दूसरे के लिए पूरा कर रहे थे। कुछ टाइम पहले अभिम ने मलाइका को 400 मिलियन रस दिए थे।
ताकि मलाइका अपनी फिल्म बना सके, और इन पैसों को दिए हुए काफी टाइम हो गया था। इतने टाइम बाद अभिम यह देखने आया था कि उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है वह खराब तो नहीं गया है, और इसीलिए वह आज वह यह है जो वेकअप आया था। असल में वह कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह देखने नहीं आया था, बल्कि मलाइका के साथ अपनी फिजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने आया था। अभिनव की मंगेतर उसके साथ हर वक्त नहीं रहती थी, और वह बहुत बड़े परिवार से आती थी, और कहीं ना कहीं उससे लड़की से इस तरह की उम्मीद करना अभिनव के लिए बेवकूफी थी। वह भी शादी से पहले शूटिंग एरिया में आने से पहले अभिमन्यु ने मलाइका को बताया भी नहीं था, और अचानक ही वहां पर पहुंच गया था, और उसने लगभग अर्जुन और मलाइका को इतना करीब देख लिया था जब अभिम ने मलाइका के होटल रूम का दरवाजा खटखटाया। उस वक्त मलाइका और अर्जुन इंटीमेट थे, और उन्होंने अपना काम किया ही था कि तभी अचानक मलाइका के कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज से दोनों काफी डर गए थे। किस्मत से अभिम को भी इस ऑक्शन एसोसिएशन में आना था, और यहां आने की जल्दी में वह ज्यादा देर तक उस होटल में नहीं रुका। उसने जल्दी से मलाइका को अपने चोपर में बैठाकर क्रूज में ले गया, और पीछे से उस होटल के रूम में अर्जुन, जो अलमारी के अंदर छुपा हुआ था और बहुत मुश्किल से अपनी उस लंबी सी गर्दन को उस अलमारी के अंदर छुपाने की कोशिश कर रहा था, वह अकेला ही कमरे में एकदम हैरानी और शौक होकर रुका हुआ था। अगर रेहान को सच में इन सब बातों के बारे में पता होता तो वह पक्का मरते दम तक अर्जुन की इस हालत पर खूब हंसने वाला था। पर बदकिस्मती से मलाइका अपना हर काम बहुत चालाकी से करती थी, और जब अभिमन्यु उस कमरे में आया तो उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा, और वह यह सब कुछ नोटिस नहीं कर पाया। अभिमन्यु का उस आइलैंड के ऊपर आने का इस बार का सिर्फ दो ही मकसद था। पहला, मलाइका से अपना मतलब निकालना, और दूसरा, इस ग्रैंड ऑक्शन एसोसिएशन में बिकने वाली एक चीज को खरीदना, जो इस बार का उसका गोल था। जब रेहान ने देखा कि जुनैद अभिमन्यु को जानता है तो उसने बहुत ही उत्साहित होते हुए उससे कहा, जितना मैं जानता हूं तुम दोनों एक स्किल से जब बैकग्राउंड से नहीं हो। मैं सही कह रहा हूं ना? ना, तो फिर तुम उसे कैसे जानते हो? क्योंकि जुनैद अभी भी कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट स्किल से और मीडिया बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ था, और अभिम का परिवार माइनिंग के काम से जुड़ा हुआ था। ऐसे में अगर देखा जाए तो दोनों ही परिवार बहुत ही अलग अलग बैकग्राउंड से थे, और इन दोनों का एक दूसरे को जानना काफी अजीब होता। रेहान का सवाल सुनकर जुनैद ने उससे कहा, मैं इतना ज्यादा इसे नहीं जानता हूं, बस थोड़ा बहुत पहचानता हूं। रिच सेकंड जनरेशन का स्किल देश में ना ही तो बहुत ज्यादा बड़ा था और ना ही बहुत ज्यादा छोटा था। इन लोगों के बीच में भी एक स्किल था जो बहुत अमीर और कुछ अमीर के बीच का था, और अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो यह लोग अपनी अपने परिवार की ताकत के दम पर बैठ हुए थे। और फिर मेरा परिवार इतना अमीर है जितना अमन का, और अब इमू मेरी बराबरी नहीं कर सकता। जुनैद ने अभी अभी जो कहा रेहान, उसकी बात बहुत हद तक समझ गया था। आखिर जुनैद सेकंड जनरेशन का रिच रेहान है, और फिर यह तो उन लोगों में से हैं जो सिर्फ प्यार को इंपॉर्टेंस देता है, लोगों की इज्जत करता है, ना कि अभिम की तरह जिसे सिर्फ लड़कियां खिलौना लगती हैं, जिसके साथ यह जब तक चाहे तब तक खेल सकता है और मन भरने के बाद उन्हें बिना सोचे समझे फेंक देता है। हाँ, रेहान को अभी भी लगता था कि वह इतना समझदार नहीं है और ना ही प्यार के बारे में इतना कुछ जानता है कि वह को जज करना शुरू कर दे, क्योंकि उसे अभी भी असली प्यार के बारे में जानना और उसे महसूस करना बाकी था। पर फिर भी अभिम में और उसमें दिन रात का अंतर था। देश में सुपर रिच सेकंड जनरेशन के अमीर लोगों का स्किल अलग था, और नॉर्मल सेकंड जनरेशन अमीर लोगों को ग्रुप अलग था। बहुत ही कम लोग इन दोनों ग्रुप में ऐसे थे जिनकी पहचान या फिर पहुंच सुपर रिच लोगों तक थी, वरना यह लोग तो इन्हें सिर्फ एक फूल का टुकड़ा समझते थे जो इनकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। अभिम और जुनैद का परिवार लगभग हर तरीके से बराबर था। हालांकि फिर भी बिजनेस के मामले में अभिम और जुनैद ज्यादा एक दूसरे को नहीं जानते थे या कोई दखल नहीं देते थे। हाँ, वैसे यह दोनों दोस्त थे। जब से अभिम और जुनैद की दोस्ती हुई है तब से यह लोग एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं, पर अमन जुनैद से बहुत ज्यादा अलग है और इन दोनों की पर्सनैलिटी भी एक दूसरे से बहुत अलग है। इसीलिए जुनैद अभी म्यू से ज्यादा बातचीत नहीं करता था। रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है, तुम उसके साथ ज्यादा खुले मिले नहीं हो, और वैसे भी मेरे कुछ विवाद चल रहे हैं इस अभिम के साथ, और अगर तुम उसके दोस्त होते तो मेरे लिए यह सिचुएशन थोड़ी सी अजीब हो जाती। जुनैद ने रेहान की बात सुनते ही थोड़ा नाराज होते हुए कहा, मैं इसके जैसे आदमी से दोस्ती कैसे कर सकता हूं? यह आदमी एक तरह का कचरा है। ऐसा कहा जा सकता है कि अचानक से अभिम के यहां आ जाने से
रेहान जुनैद पर बाकी सब लोग सारी बातें छोड़कर बस इसी के बारे में बात करना शुरू कर चुके थे। तभी अचानक वहां पर अभिम एकदम से टपक गया और उसने अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा, ओ क्या ये न जुनैद नहीं है, और यहां पर कौन कचरा है जिसके बारे में आप लोग बातें कर रहे हैं। अभी म्यू को अचानक से वहां देखकर जुनैद ने भी बनावटी हंसी अपने चेहरे पर लाते हुए कहा, हाय मुझे अच्छे से पता है कि कौन कचरा है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। अमू कहीं ना कहीं जुनैद की बात समझ गया था और उसे समझ आ गया था कि जुनैद उससे क्या कहना चाह रहा है। अभिम ने बहुत ही उग्रता से कहा, जुनैद ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं सकता। मेरी आंखों में तुम एक चुभता हुआ कांटा हो जिसे मैं कभी भी अपनी जिंदगी से निकालकर फेंक सकता हूं। जब रेहान ने देखा कि अभिम बहुत ही ज्यादा घमंडी और बदतमीज किस्म का आदमी है तो उसने अपने कदम अभिम की तरफ बढ़ा दिए और उसके पास जाकर उससे कहा, यंग मास्टर, अभिम बहुत टाइम से मैंने आपको इस तरह से बात करते हुए नहीं देखा है। क्या इस दौरान आप अपने आप को हेवनली क्वीन मलाइका के लिए तैयार कर रहे थे? रेहान की यह बातें साफ साफ बता रही थीं कि वह मलाइका और अभिम का मजाक बना रहा था। और जब रेहान ने यह बात कही तो वहां खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। हा 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 हा। सब लोगों को अपने ऊपर इस तरह हंसता हुआ देखकर मलाइका ने गुस्सा करते हुए कहा, तुम रेहान इतना ज्यादा घमंड मत दिखाओ। पास्ट में मेरे रेहान, अभिम ने खुद को तुम्हारे लेवल तक नहीं गिराया था और अब तुम खुद को ही बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। जब सिया ने रेहान को बताया कि क्रूज के ऊपर उसने मलाइका को देखा है तो रेहान बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं लिखा था कि वह इस तरह से मलाइका से यहां पर टकराएगा। और दूसरा झटका तो तब लगा जब सिया ने बताया कि मलाइका यहां पर अकेली नहीं आई है, बल्कि कि एक बड़े सेकंड जनरेशन के रिच आदमी के साथ आए हैं। तो सब लोग बहुत ज्यादा हैरान रह गए और वह आदमी कोई और नहीं बल्कि माइनिंग किंग अभिम था। एक वक्त पर अभिम ने बहुत टाइम तक सिया का पीछा किया था और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश की थी, पर सिया ने उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दिया और अपनी डेस्प्रिंग ने अपनी ख्वाहिश के लेवल को थोड़ा सा कम करके मलाइका को फंसा लिया था। यह बात मलाइका भी जानती थी, पर दोनों ही अपनी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए एक दूसरे के साथ थी। वही जब सिया ने यह बात रेहान को बताई तो जुनैद ने उन सबको बताया कि वह उस अभिम को बहुत अच्छे से जानता है। इन दोनों की फील्ड अलग अलग है, पर फिर भी बहुत हद तक सेकंड जनरेशन के अमीर आदमी होने की वजह से अभिम और जुनैद दोनों एक दूसरे को जानते थे। इन लोगों के बीच दोस्ती तो नहीं थी, पर फिर भी यह लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग थे। जुनैद जहां पर प्यार और रिश्तों की कदर करता था, वही अभिम लड़कियों को सिर्फ एक खिलौना समझता था जिन्हें वह अपने पैसों के दम पर खरीदने की कोशिश करता था। यह सब लोग वहां पर अभिम की बात कर ही रहे थे। तभी वहां पर अमू आ गया और जब उसने सुना कि जुनैद और बाकी सब लोग उसे कचरा कह रहे हैं और उसकी इंसल्ट कर रहे हैं तो उसने जुनैद को सबके सामने धमकी देते हुए कहा कि वह किसी दिन उसे मार देगा। जैसे ही रेहान ने यह बात सुनी तो उसकी बोहें तंग गईं और उसने अभिम के थोड़ा करीब जाकर उससे कहा कि उसने बहुत टाइम से अभिम से बात नहीं की है। लगता है वह अपने आप को मलाइका के लिए तैयार कर रहा था। यह बात सुनते ही वहां खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि रेहान साफ साफ अभिम की और मलाइका की बेइज्जती कर रहा था। अभिम अकेला वहां नहीं आया था, उसके साथ मलाइका भी वही खड़ी थी। और जब उसने सब लोगों को अपने ऊपर हंसते हुए देखा तो उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो गया और उसने गुस्सा करते हुए कहा कि अभिम जानबूझकर उसे कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि वह खुद को रेहानी लेवल तक नहीं गिराना चाहता है। जब भी मलाइका रेहान के साथ होती थी उसे हर बार कोई ना कोई परेशानी उठानी ही पड़ती है और इसी वजह से मलाइका बहुत ज्यादा गुस्से में थी। मलाइका को नहीं पता था कि रेहान की असली पहचान क्या है। उसे लगता था कि रेहान सिर्फ एक एंटरटेनमेंट कंपनी चलाता है और वह इस वक्त उसका एक बिजनेस राइवल है। मलाइका हमेशा ही रेहान से बहुत ज्यादा चिढ़ती थी और आज जब वह इतने बड़े रेहान अभीम के साथ खड़ी थी तो उसने बहुत ही घमंड करते हुए इस बात का फायदा उठाने की कोशिश की कि वह किसी भी तरह रेहान को नीचा दिखाए या फिर उसे अपनी पावर दिखाकर अपनी हद में रहने के लिए कहे। मलाइका ने फिर से गुस्सा करते हुए रेहान से कहा, मैं तुम्हें बता दूं कि अभिम सेकंड जनरेशन का बहुत अमीर आदमी है और तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम अपनी हद में रहो, वरना मेरे रेहान अभिम उन लोगों में से नहीं है जो किसी से डर जाएं और हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। तुमसे निपटने के मलाइका की बात सुनकर अमन ने डरने का नाटक करते हुए उससे कहा, यस
तुम्हारे रेहान बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इन्होंने सच में मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया। तुम सिर्फ इस अमीर आदमी की एक रखल हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो। और तुम क्या दिखाने की कोशिश कर रही हो? हमको सच कहूं तो तुम जैसी लड़की से बात करने के लिए हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अमन ने मलाइका को बहुत ही बुरी तरह से डालते हुए कहा, चाहे यह बात रेहान और अभिम के बीच हो। अगर अभिम रेहान का दुश्मन है तो इसका मतलब वह मन और जुनैद का भी दुश्मन है। वही सिया, जिसके रेपुटेशन और स्टेटस मलाइका से बहुत ज्यादा बड़ा था, वह वहीं पर साइड में चुपचाप खड़ी थी। मलाइका की बकवास सुनकर अमन को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि वह अभी भी मलाइका को डांटे जा रहा था। तुम इस पूरे देश में अकेली कोई बहुत खूबसूरत और बड़ी एक्ट्रेस नहीं हो। नहीं, तुमने पहले रेहान के साथ जो भी किया हो, अब अगर तुमने ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें सच में बर्बाद कर दूंगा। इस बार जुनैद ने भी उसे कहा, अगर तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम कोशिश करके देख लो। अगर तुमने दोबारा रेहान को परेशान करने की कोशिश भी की या इस बारे में सोचा भी, तो मैं तुम्हें वादा करता हूं कि मेरा खानदान तुम्हें ऐसा सबक सिखाएगा जिसे तुम जिंदगी भर याद रखोगे। इन सब लोगों की बातें सुनकर अभिम इतना ज्यादा गुस्से में था कि देखकर साफ पता चल रहा था उसका चेहरा एकदम गुस्से में लाल हो गया था और फिर स्थिति में वह किसी भी तरह का कोई भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। पर फिर भी उसके दिल में इतना ज्यादा गुस्सा बढ़ गया था कि वह चाहकर भी उसे दबा नहीं पा रहा था। उसने कुछ देर तक रेहान को अपनी आंखों से घूरा और फिर अपने दांतों को पीसते हुए उसने मलाइका से कहा, चलो। यहां से अभिम का बदला हुआ एटीट्यूड देखकर एक बार के लिए मलाइका भी हैरान रह गई। रेहान अभिम जो अपनी मर्जी के मालिक थे और उन्हें जो चाहिए होता था वह उसे लेकर रहते थे। असल में उन्हें आज दूसरे लोग धमकी दे रहे थे और यह बिना कुछ कहे यहां से जा रहे हैं। इस बात ने मलाइका को एकदम हैरान कर दिया। हालांकि अगले ही पल मलाइका भी समझ गई कि अभिम दीवार से टकराया है। रेहान, अमन और जुनैद, इन तीनों लोगों की ताकत एक साथ मिलकर सबको बहुत ज्यादा हैरान कर रही थी। यहां तक कि अभिम के पास भी इन लोगों को अभी अवॉइड करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। और फिर जब अभिम ने मलाइका से वहां से चलने के लिए कहा तो मलाइका ने और ज्यादा अपनी एरोगेंस से और आइस दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, यह सोचकर कि अगर उसने कुछ भी कहा तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। अभिम और मलाइका ने वहां से जाने से पहले उन लोगों से कहा कि आज मैं तुम लोगों के साथ कोई बहस नहीं करूंगा, पर तुम लोगों को मैं फ्यूचर में बहुत बड़ा सबक सिखाने वाला हूं। जब अभिम और मलाइका वहां से चले गए तो उन दोनों के जाते हुए देखकर अमन ने उनका मजाक बनाते हुए कहा, अभी अभी जो ये डायलॉग मार के गया है वह तो हर कोई मारता है, एक नंबर का डरपोक कहीं का। तभी किसी ने रेहान से कहा, रेहान, मुझे यह आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्यों ना आज हम इसे मजा चखा ही देते हैं। अगर इन तीनों रेहान के पर्सनैलिटी के बारे में बात की जाए तो इन तीनों में अमन सबसे ज्यादा कूल और बिंदास लड़का था। वही जुनैद हमेशा शांत रहने वाला लड़का था और रेहान, उसे तो आमतौर पर लोगों के साथ ज्यादा घुलना मिलना बिल्कुल पसंद नहीं था। सिर्फ ही था जिसे इस तरह की मुसीबतें मॉल लेना अच्छा लगता था। अगर वह किसी दिन मुसीबतें मॉल नहीं लेता था तो ऐसा लगता था जैसे उसका दिन ही पूरा नहीं हुआ है और उसे पूरे दिन बेचैनी होती रहती थी। पहले जब मलाइका तन्हाई फिल्म स्टूडियो सिटी आकर अपने फिल्म की शूटिंग करना चाहती थी तब रेहान को उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने मलाइका को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया था। हालांकि जब अमन ने मुसीबत खड़ी की थी, मलाइका को 30 मिलियन रुपए से चेक कर तब से लेकर अब तक रेहान के ग्रुप मेंबर्स अभी तक मलाइका के पैसों का इस्तेमाल कर 5 स्टार होटल का खाना खा रहे थे। और जब रेहान ने देखा कि अमन फिर से आज ऐसा ही कुछ करने की सोच रहा है तो रेहान ने परेशान होकर अपना सिर ना में हिलाते हुए अमन से कहा, अब ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले जो हुआ था इत्तेफाक से हुआ था। जब तक अभिम खुद से हम लोगों के लिए परेशानी खड़ी नहीं करता तब तक हम लोग ऐसा ही दिखाएंगे जैसे हमने उसे पहले कभी देखा ही नहीं है। जुनैद ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, इस आदमी से उलझने की हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर ऑक्शन एसोसिएशन में लेने आए हैं, ना कि उस आदमी से झगड़ा करने। अमन ने जब देखा कि उसके आइडिया को मानने से सबने मना कर दिया है तो उसने धीरे से बढ़ाते हुए कहा, तुम दोनों के साथ रहना बहुत ज्यादा बोरिंग है, तुम लोग इस तरह के मजाक भी नहीं करते हो। जब सब लोगों की बातें खत्म हो गईं, तब रेहान ने उन लोगों से कहा, ठीक है, अभी सब बातें छोड़ो, जल्दी चलो और खाना खा लो। हम लोगों को ऑक्शन एसोसिएशन के लिए बिल्कुल लेट नहीं होना है। जब वह तीनों अभिम के साथ बहस कर रहे थे तो बहुत सारे लोग वहां खड़े होकर उन लोगों को देखने लगे। इन अमीर लोगों की दिलचस्पी भी आम लोगों से कम नहीं थी।
इन लोगों को भी वहां का शो देखने में काफी इंटरेस्ट आ रहा था। और फिर अगर रेक सेकंड जनरेशन की बात की जाए, जो बहुत ज्यादा बड़े परिवार से थे, तो ऐसे नजारे उन लोगों को बहुत कम देखने को मिलते थे। एक तरफ मलाइका अभिम के दम पर रेहान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अमन और जुनैद भी अपने रेहान का पूरा साथ दे रहे थे। अभिम ने जब सबके सामने जुनैद को धमकी दी कि वह उसे मार भी सकता है, तो रेहान को यह बात पसंद नहीं आई और उसने उसका और मलाइका का मजाक उड़ाते हुए सबके सामने उन्हें बेइज्जत किया। अमन ने तो मलाइका को अभिम की रखैल तक कह दिया था। बहुत देर तक जब इसी तरह लड़ाई चलती रही, तब जाकर अमन ने आखिर में उसे धमकी दी कि अगर वह कोशिश करना चाहे तो कर सकता है, उसके बाद उसके साथ जो भी होगा उसका जिम्मेदार अभिम खुद होगा। अमन, जुनैद और रेहान जब तीनों साथ आ गए तो उन तीनों की ताकत कहीं ना कहीं अभिम को डरा रही थी। उसमें हिम्मत नहीं थी कि वह फिलहाल कुछ भी कर सके। इसीलिए अभिम मलाइका को अपने साथ लेकर उन लोगों को एक खोखली धमकी देकर वहां से चला गया। मलाइका, जो अभिम के नाम से जिसमिशी अभी तक इतना इतरा रही थी, सीसा से जब उसने अभिम को पहली बार किसी के सामने खड़ा देखा और कमजोर देखा, तो उसे अपने मन में काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी। उसे लगा था कि अपनों को कोई भी हरा नहीं सकता है, और शायद इसीलिए अभी तक मलाइका उसके साथ थी। वहीं जब वह लोग चले गए तो अमन ने रेहान और जुनैद से कहा कि क्यों ना आज इस मलाइका को एक बार फिर से मजा चखा जाए। जिस हिसाब से अमन ने यह बात कही थी, जुनैद और रेहान समझ गए थे कि उसके दिमाग में कुछ खुराफात चल रही है। रेहान ने उसी वक्त साफ साफ मना कर दिया और कहा कि पहले हमने गलती से मलाइका को $1 मिलियन एक्स्ट्रा लेकर थका था, पर अब हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अमन ने रेहान की बात सुनकर अपने मन ही मन में कहा कि यह दोनों को बहुत ज्यादा बोरिंग है, इन लोगों को जिंदगी के मजे लेना आता ही नहीं है। और इतना कहकर तीनों खाना खाने चले गए। वैसे देखा जाए तो रेहान, अमन और जुनैद तीनों ही इस पूरे क्रूज पर और इस ऑक्शन एसोसिएशन में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे, क्योंकि तीनों ही बहुत बड़े परिवार से नाता रखते थे और सब लोग उनकी हर एक हरकत को नोटिस कर रहे थे। गुप्ता फैमिली और खान फैमिली दोनों ही बहुत बड़े और मशहूर खानदान थे, और बहुत सारे लोग तो यहां पर सिर्फ इन लोगों से अपने संबंध अच्छे करने के लिए ही आए थे। बड़े लोगों के साथ अच्छा रिश्ता बनाना सबसे ज्यादा जरूरी बात थी, और इसीलिए ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहां पर अमन और जुनैद को कोई जानता नहीं था। चाहे यह लोग कहीं भी चले जाए, हर कोई इनसे अच्छे रिश्ते बनाना चाहता था। हालांकि किसी को भी रेहान की असली पहचान नहीं पता थी, पर रेहान को अमन और जुनैद के साथ देखकर और जिस हिसाब से वो सते, वह दोनों रेहान को इज्जत दे रहे थे। ऐसे में सभी लोग यह अनुमान लगा रहे थे कि हो ना हो रेहान भी बहुत बड़े परिवार से हैं। रेहान और उसके ग्रुप ने रात के दिन के लिए वेस्टर्न रेस्टोरेंट्स को चुना था, पर वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सिर्फ उन लोगों से मिलने आए थे, पर फिर भी कोई भी कुछ भी कह नहीं रहा था। अगर सिया की बात करें तो जहां भी सिया जाती थी वहां पर चारों तरफ उसके लिए भीड़ लग जाती थी और लोग उसकी एक झलक देखने के लिए पागल हो जाते थे। पर यहां पर तो कोई भी उसके ऊपर ध्यान तक नहीं दे रहा था, और इसका कारण कहीं ना कहीं यह था कि इस क्रा के ऊपर जितने भी लोग आए थे, वे लोग ज्यादातर बहुत अमीर परिवारों से थे और दुनिया के अलग अलग कोनों से आए थे, और ऐसे लोगों के लिए सेलिब्रिटी कुछ ज्यादा मायने नहीं रखते थे। शायद तक ये लोग सेलिब्रिटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाए, पर यह लोग सेलिब्रिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, और ऐसे लोगों के लिए सेलिब्रिटी सिर्फ खेलने की चीज होती थी। और अगर उदाहरण के लिए देखें तो अभिम और मलाइका का रिश्ता इस बात के लिए बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल था। अभिम एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और बहुत बड़े परिवार से था, वही मलाइका, वह बहुत बड़ी सिंह थी, पर फिर भी अभिम उसे सिर्फ अपने मतलब के लिए ही इस्तेमाल करता था। फिर भी क्रूज के ऊपर कुछ लोग थे जो सिया को देखकर उसके पास ऑटोग्राफ लेने आए थे। उन लोगों को ऑटोग्राफ देने के बाद सिया ने वापस भेज दिया था। रेहान भी सिया के साथ ही था, और जब सिया ने उन लोगों को वापस भेजा तो रेहान ने मुस्कुराते हुए सिया से कहा, हमेशा तुम लोगों से घिरी रहती हो, पर आज तुम्हारी तरफ काफी सूखा पड़ा हुआ है। रेहान की बात सुनकर सिया ने बेवकूफ की तरह हंसते हुए उससे कहा, मैं सिर्फ एक सेलिब्रिटी हूं और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इन अमीर लोगों की नजरों में कितनी ज्यादा फेमस हूं। इन लोगों के लिए हमारी वैल्यू सिर्फ उन खिलौनों की तरह होती है जो इनके साथ खेलकर उनका मसाक जैसे क्या मन बहला है। सिया की बात सुनकर रेहान को थोड़ा अजीब लगा और उसने जल्दी से सिया से कहा,
इस तरह की बातें मत करो। कम से कम मेरी नजरों में तो तुम ऐसे बिल्कुल नहीं हो, और मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में उस तरह से नहीं सोचा। रेहान को डर था कि कहीं सिया उसे भी बाकी अमीर लोगों की तरह ही ना समझे। रेहान की बात सुनकर सिया ने बहुत प्यार से धीरे से कहा, हाँ, मैं जानती हूं तुम बाकी लोगों से बहुत अलग हो। रेहान और सिया काफी करीब आकर धीरे धीरे बात कर रहे थे। उन्हें इतना करीब देखकर अमन बहुत ज्यादा जलन फील कर रहा था, पर वह कर भी क्या सकता था सिवाय अपना मुंह बनाकर अपने मन को मारने के अस्पोमोकनी के। तभी अमन ने मुंह बनाते हुए रेहान और सिया से कहा, क्या तुम दोनों कुछ देर के लिए एक दूसरे की इतनी परवाह दिखाना बंद कर सकते हो? और क्या थोड़ी देर के लिए तुम लोग मुझ जैसे अकेले और सिंगल हैंडसम लड़के की फ्रस्ट्रेशन को नहीं समझ सकते हो? तुम लोगों की वजह से मैं ठीक से एक टुकड़ा भी खा नहीं पा रहा हूं, और इसे खाने के लिए मुझे अपने दांतों पर बहुत ज्यादा जोर देना पड़ रहा है। उसकी बात सुनकर रेहान ने चिढ़ते हुए उससे कहा, क्या यह भी मेरी गलती है? तुम अभी तक सिंगल हो और दूसरों को ब्लेम कर रहे हो? तुम्हारी इन बातों में कोई भी सन नहीं है। रेहान की बात से सहमत होकर सियानी भी अमन से कहा, रेहान, अमन, जिस हिसाब से आप हर वक्त लड़कियों से घिरे रहते हैं, ऐसे में आपके मुंह से यह बातें निकलने पर आपके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए। आप कैसे हमेशा सिंगल रह सकते हैं? फिर आपकी बातों में सच में कोई भी सेंस नहीं है। सिया की बात सुनकर अमन ने नाराज होते हुए कहा, किसने कहा कि मैं हमेशा सिंगल नहीं रह सकता? तुम कह रही हो कि मैं बहुत अमीर हूं और सुंदर भी हूं, पर फिर भी लड़कियां मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती। सच कहूं तो भगवान ने मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। गर्लफ्रेंड के लिए, अमन की डेस्परिंग के लिए जिद कर रहा हो। उसकी इन सब हरकतों को देखकर जुनैद ने उस पर हंसते हुए कहा, रेहान, आप प्लीज इसकी बकवास बातों पर ध्यान मत दीजिए। इस लड़के के बहुत ज्यादा नखरे हैं और कुछ ज्यादा ही उम्मीद है। जो लड़की सुंदर है, जो जेंटल नहीं है, जो हमेशा इसके पीछे भागती रहे, और इसके सिवाय जिस लड़की की कोई इच्छा नहीं है, ऐसे लड़के के लिए कोई लड़की ढूंढना, मुझे लगता है कि ऐसी लड़की तो सिर्फ सपनों में ही मिल सकती है। रेहान पहले से जानता था कि अमन को किस टाइप की लड़की चाहिए है, पर बदकिस्मती से इस टाइप की लड़कियां जमीन पर मिलना मुश्किल है। ऐसी लड़कियां या तो किसी दूसरे ग्रह पर मिलेंगे या फिर सपनों में। काश हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस होती कि उसके लिए एक ऐसी मशीन होती जिससे इंसान जैसी चाहे वैसी गर्लफ्रेंड बना सकता हो। अमन तो अभी से बैठे बैठे यही सपना देख रहा था। काश ये बात सच हो जाए और मशीनें सच में एडवांस हो जाएं। हालांकि अभी तक यह लड़का सिंगल ही था, पर दिल से थोड़ा सा ज्यादा ही शरारती था। जब इसे असल में एक अच्छी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना चाहिए था, उस वक्त यह दूसरी लड़कियों के दिलों से खेल रहा था। इन सब लोगों ने डिनर करने के बाद कुछ देर तक की और उसके बाद रेहान ने अपनी घड़ी में टाइम देखा कि ऑक्शन एसोसिएशन शुरू होने वाला है। तभी रेहान ने कहा, चलो चलते हैं, ऑक्शन एसोसिएशन शुरू होने वाला है। तभी रेहान की बात सुनकर अमन भी बहुत खुश होते हुए बोला, हाँ, आज सुपरस्टार अवनी भी ऑक्शन के लिए नीलाम होने वाली है। मैंने सोच लिया है कि मैं उसी पर बोली लगाऊंगा। हम लोग पहले ही इस बारे में बात कर लेते हैं। वहां जाकर कोई भी मेरे लिए फालतू में मुसीबत खड़ी मत करना। अमन की बात सुनकर रेहान ने उसे अपनी तिरछी आंखों से देखते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, हम पक्का उसके लिए तुमसे झगड़ा नहीं करेंगे। हम लोग इस मामले में इतने ज्यादा गरीब नहीं हैं। तभी जुनैद ने कहा, मैं तो पहले से ही निशा के साथ प्यार में हूं। रेहान और जुनैद की बात सुनकर अमन ने निराश होते हुए कहा, तुम दोनों में से एक प्यार में है और दूसरा जल्दी भी किसी से प्यार कर लेगा। तुम दोनों बिल्कुल भी साधारण लोग नहीं हो। यह सारी बातें करने के बाद वह लोग ऑक्शन वाली जगह पर चले गए। क्रूज के जिस भाग पर यह ऑक्शन एसोसिएशन रखा गया था, वह अंदर से बहुत ज्यादा खूबसूरत था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत ही लग्जरी घर में आ गए हो। जो भी गेस्ट इस ऑक्शन एसोसिएशन में भाग ले रहे थे, वे लोग दो ग्रुप में बट गए। यह ग्रुप जिसमें ऑर्डिनरी सीट थी, वह लोग नीचे वाले फ्लोर पर रुक गए, और जिन लोगों ने प्राइवेट रूम अपने लिए रिजर्व किए थे, वह लोग ऊपर वाले फ्लोर पर चले गए। जिन लोगों का स्टेटस ज्यादा हाई था, वह लोग अपने आप ही प्राइवेट रूम में चले गए। वहां पर उस रूम में जाकर वहां की सर्विस को एंजॉय करना बहुत ज्यादा मजा देने वाला था, पर यह सब कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी था। वहां पर एक रात के लिए लाख रस देने पड़ते थे। किस्मत से रेहान ने और बाकी दो लोगों ने एक ही प्राइवेट रूम को यूज किया था, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट बहुत कम हो गई थी। हालांकि रेहान और उन बाकी दो लोगों की अमीरी के आगे यह पैसे कोई बड़ी बात नहीं थी। वहां पर बहुत सारे ऐसे भी लोग थे
जिन्हें पता था कि कैसे एक अच्छी जिंदगी जी जाती है। इसीलिए उन लोगों ने फ्री में मिल रही ऑर्डिनरी सीट को ही अपने लिए ठीक समझा। आखिर बहुत सारे अमीर लोग कंजूस भी होते हैं और वे जितना ज्यादा पैसा कमाएं इतना ज्यादा उसे बचाने की कोशिश करने लगते हैं। जैसे ही रिहान और बाकी लोग उस प्राइवेट रूम के अंदर गए और वहां जाकर बैठ गए, तभी ऑन एक्शन एसोसिएशन शुरू हो गया। हालांकि शुरू में ही वहां पर आइटम्स की नीलामी होनी शुरू हो गई थी, पर वहां पर आज रात को नीलाम की जाने वाली चीजों के बारे में ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा बताया गया था। जब अभी थोड़ा टाइम बाकी था, तभी अमन वॉशरूम में चला गया और जब वह वापस आया तो उसने थोड़ा गुस्से में कहा, डैम इट, मैंने फिर से उस कचरे को, उस अभिमन्यु को देखा। वह हमारे बगल वाले कमरे में ही है। सच में बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है। अमन की बात सुनकर रिहान एकदम दंग रह गया। उसने रेलिंग से झुककर एक बार नीचे की तरफ देखा। अभिमन्यु और मलाइका दोनों उनके कमरे के लेफ्ट वाले कमरे में ही थे। ऑक्शन एसोसिएशन के प्राइवेट रूम को इसी तरह से डिजाइन किया गया था जैसे कोई खुली बालकनी हो और वहां से ऑक्शन स्टेज को आराम से दिखा जा सके। इस वजह से कोई भी आराम से यह देख सकता था कि उनके प्राइवेट रूम के आसपास वाले कमरों में कौन इंसान है। रिहान ने अपना सिर हिलाते हुए कुछ देर तक सोचा और फिर खुद से ही बात करते हुए बोला, यह सच में मेरा शिकार करने की कोशिश कर रहा है। जरूरी अभिम को पता होगा कि मैं किस चीज के लिए बोली लगाने वाला हूं और इसीलिए यह मेरे लिए मुसीबतें खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। लगता है आज का ऑन एक्शन आराम से और शांति से नहीं जाएगा। यह सब इसलिए नहीं था क्योंकि रिहान को इन सब बातों से कोई चिंता हो रही थी। असल में अभिम जिस स्टाइल से वहां पर बैठा हुआ था और रिहान को देखकर अपने चेहरे पर एक टड़ी मुस्कान लेकर आया था, जिससे लग रहा था कि उसके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। उस पूरे क्रूज के ऊपर बहुत सारे अमीर लोग थे, पर सिया के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। एक इंटरनेशनल सुपरस्टार होने के बावजूद कोई भी सिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था। कुछ लोग आए थे सिया के पास। उसका ऑटोग्राफ लेने पर सिया समझ गई थी कि इन अमीर लोगों के लिए सेलिब्रिटी और स्टार सिर्फ खेलने की चीजें हैं, से ज्यादा कुछ नहीं। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल सिया खुद अपनी आंखों के सामने देख सकती थी, जो अभिम और मलाइका थे। सिया की ऐसी सोच पर रिहान ने तुरंत उससे कहा कि बाकी लोगों को मुझे नहीं पता, पर मेरे दिल में कभी भी तुम्हारे लिए ऐसी कोई बात नहीं आई। मैं सच में दिल से तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं और तुम्हारी परवाह भी करता हूं। इस बात को सुनकर सिया ने मुस्कुराते हुए उससे कहा था कि वह जानती है कि रिहान बाकी लड़कों की तरह नहीं है, इसीलिए वह अभी तक उसके साथ है। उन दोनों को इतना करीब तक बात करते देखकर अमन को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी और उसने चीरते हुए उन दोनों से कहा कि कुछ देर के लिए वह लोग शांत हो जाएं और उसके जैसे सिंगल लड़के के ऊपर रहम करें जो अपनी गर्लफ्रेंड होने के लिए दिन रात इतनी मेहनत कर रहा है। उसकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि जुनैद और रिहान दोनों जानते थे कि इसे जैसी लड़की चाहिए वह इस धरती पर तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकती और ऐसी कोई मशीन बनी नहीं है जिससे इसकी पसंद की लड़की को बनाया जा सके। दिन के बाद सभी लोग ऑक्शन एसोसिएशन की डेस्टिनेशन के ऊपर चले गए, जो अंदर से एक लग्जरी विला की तरह था। समय पर दो ग्रुप बने हुए थे। एक लोग फ्री में वहां पर बैठे हुए थे और दूसरे आलीशान प्राइवेट रूम के अंदर, जिसकी कॉस्ट एक रात की ₹1,00,000 थी। पर जैसे कि वहां पर रिहान पर पता चला कि उनके कमरे के अगले कमरे में मलाइका और अभिम है, तो रिहान ने सबसे पहला विचार यही किया कि जरूर यह लोग उसकी बोली में दखल देंगे और जो आइटम रिहान खरीदना चाहता है उसे खरीदने में मुश्किलें पैदा करेंगे। तभी अमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाते हुए उससे कहा, क्या बकवास चल रही है? यहां पर तुम जैसे कचरे के रक्सीए की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमें यह घमंड और एटीट्यूड दिखाओ? अमन की बात सुनकर अभिम ने एक शैतानी मुस्कान दिखाते हुए उससे कहा, एरोगेंट होना गैर कानूनी काम नहीं है। अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई एबिलिटी है तो तुम भी कर लो। उसकी बात सुनकर अमन अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने चिल्लाते हुए अपनी हाथों की बाजू को मोड़ना शुरू कर दिया और उसकी तरफ भागने लगा ताकि वह भीम से लड़ाई कर सके। पर रेहान वही उसके पास खड़ा था। उसने अमन को रोकते हुए उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया और उससे कहा, भूल जाओ, इससे इसकी जैसे आदमी से बहस करने का कोई मतलब नहीं है। रेहान की बात सुनकर अमन ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, नहीं रेहान, मैंने इसके जैसा घटिया आदमी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है। क्या आप हमें सिर्फ बातों में ही अपना दोस्त बुलाते हैं? क्या उसकी ऐसी बात सुनकर जुनैद भी वहां पर आ गया और अमन को कहा, यहां ऑक्शन में किसी तरह की परेशानी खड़ी मत करो।
ये जगह रेहान की है और हम बिना वजह यहां पर किसी तरह का तमाशा नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा कुछ किया तो शायद हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान की बात होगी। जुनैद और रेहान के समझाने के बाद अमन माना और अपना गुस्सा छोड़कर थोड़ा शांत होकर उन लोगों से कहा, ठीक है, पहले मुझे जाने दो, इसे जितना घमंड करना है कर लेने दो। जब हम अपने आइलैंड के ऊपर वापस जाएंगे तब मैं इसे इसकी असली औकात दिखाऊंगा। जुनैद और अमन दोनों समझते थे कि भले ही वह कितनी भी बड़ी परिवार से हो और कितने भी बड़े रेहान क्यों ना हो, पर फिर भी उनकी आइलैंड के अलावा बाहर किस जगह में उतनी नहीं चलती थी। और फिलहाल यह तीनों रेहान एक इंटरनेशनल समंदर के बीच खड़े थे और इस क्रूज के ऊपर जितने भी लोग थे सभी रेहान के आदमी थे और यह तीनों रेहान अपने साथ कुल मिलाकर 20 लोग ही लाए थे। ऐसे में अगर कोई भी झगड़ा या विवाद होता है तो शायद यह लोग रेहान से उसकी बराबरी ना कर पाए और इन्हें यहां पर हार का सामना करना पड़े। अमन भी अभिम से बहुत ज्यादा चिढ़ताला और रेहान और जुनैद के समझाने के बाद अमन थोड़ा सा शांत हुआ और उस अभिम की हरकतों को इग्नोर करके शांति से वहां पर बैठ गया और ऑक्शन पर ध्यान देने लगा। वही बगल वाले कमरे में अभिम ने उन लोगों का मजाक उड़ाते हुए खुद से ही कहा, मैं तुम लोगों को शिप के ऊपर हाथ भी नहीं लगाऊंगा, पर जब हम लोग इस शिप से बाहर जाएंगे तब मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि मेरी बेइज्जती करने का क्या परिणाम होता है। अभिम के बगल में बैठे मलाइका ने उसकी बात सुन ली थी और उसकी बात से सहमत होकर बोली, तुमने सही कहा, इन लोग को पता होना चाहिए रेहान, अभिम कितना बड़ा नाम है और तुम्हारे सामने इनकी कोई औकात नहीं है। जैसे ही मलाइका ने अपनी बात पूरी की, उसने देखा कि अभिम के हाव भाव जो अभी तक बहुत गुस्से वाले थे एकदम से बदल गए हैं और इस वक्त अभिम एकदम शांत बैठा हुआ है। तभी मलाइका ने सोचा कि यह उसके पास अच्छा मौका है अभिम को खुश करने का, इसीलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, रेहान, अभिम, आप इस पूरे देश के नंबर 1 रेहान हैं और वो बाकी 3 लोग आपके मुकाबले कुछ भी नहीं है। रेहान अभिमस, अगर आपके दिमाग में कोई भी आइडिया चल रहा है तो आप उसे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मलाइका की ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों से अभिम बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसे गुस्सा दिलाने के लिए मलाइका ने ही उसे उकसाया था। मलाइका की बात सुनकर अफवाह साइना अभिम बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने बिना यह सोचे कि वह लोग अभी कहां बैठे हैं उसके साथ फिजिकल इंटीमेट होना शुरू कर दिया। रेहान और बाकी सब लोग जो अगले ही कमरे में बैठे हुए थे उन दोनों की आवाज को अच्छी तरह से सुन सकते थे। उन लोगों को उस तरफ देखने तक की जरूरत नहीं थी कि यह आवाज किस लिए आ रही है। यह सब कुछ सुनकर सिया का फेस एकदम से बदल गया। जब सिया ने यह आवाजें सुनी तो उसका चेहरा शर्म के मारे एकदम से लाल हो गया। उन लोगों को चिढ़ाने के लिए अमन ने बालकनी से झांक कर उन लोगों को कहा, तुम दोनों मेल और फीमेल डॉग शांत रहो, यह तुम लोगों के समागम का सीजन नहीं है, फिर तुम लोग यहां पर फिजिकल क्यों हो रहे हो। अमन जब भी मुंह खोलता था हमेशा इसी तरह की बकवास अपने मुंह से निकलता था। जैसे ही उसने मलाइका अभिम से यह बात कही तो वहां पर रेहान और बाकी सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। हालांकि जब अभिम ने उन लोगों की हंसने की आवाज सुनी तो वह रुका नहीं, बल्कि और ज्यादा सीरियस होकर यह सब करने लगा। अभिम यह सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वह रेहान से जलन फील कर रहा था। कुछ टाइम पहले तब अभिम सिया के पीछे पड़ा हुआ था, हालांकि वह इन सब में सक्सेस नहीं हो पाया और इसीलिए जब भी अभिम सिया को देखता है तो उसके दिल में एक अलग सी बेचैनी होने लगती है और जब भी उसे याद आता है कि वह सिया को अपनी जिद को नहीं पा पाया तो उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। जब आज अभिम ने सिया को यहां पर देखा तो वही एकदम हैरान था कि सिया असल में रेहान लव हैं और सबसे ज्यादा वह दोनों एक दूसरे के बहुत करीब दिख रहे थे। और उन दोनों को देखकर अभिम की जलन और ज्यादा बढ़ गई और फिर यहां शिप पर रेहान से बदला ना ले पाने की वजह से उसके दिल में जो गुस्सा भरा हुआ था, साहस, वह सब मलाइका पर छिटाता हुआ निकल गया। इस वक्त मलाइका बहुत ज्यादा दर्द में थी, फिर भी अभिम को खुश करने के लिए उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। अभिम ही एक था जो उसका हर तरह से सपोर्ट कर सकता था। ऐसे में अगर मलाइका उसके मन की नहीं करती या उसे नाराज कर देती तो शायद आगे उसका कोई फ्यूचर नहीं था। उसी वक्त मलाइका ने अभिम से कहा, रेहान अभिम, आज रात को ऑन एक्शन होने वाला वह पर्पल पल नेकलेस मुझे में कोई भी दिलचस्पी है। जुनैद, क्या तुम अभी भी इस गाड़ी के लिए बोली लगाना चाहते हो? जुनैद ने ही अगले कमरे में बैठे अभिम की तरफ देखा और अपना हाथ नीचे करते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मिलियन रब बहुत ज्यादा है।
इस गाड़ी के लिए मेरे हिसाब से इस गाड़ी की असली वैल्यू सिर्फ 3 मिलियन रप है और इसको डबल रुपए में खरीदने का कोई फायदा नहीं है। ऑन एक्शन ने 3 बार अनाउंस किया पर किसी ने भी अभिम से ज्यादा बोली उस गाड़ी के लिए नहीं लगाए। तभी उस ऑन एक्शन ने कहा, प्राइवेट रूम नंबर 250 में बैठे हुए गेस्ट को बहुत बधाई हो, 6 मिलियन रुपए में यह पुरानी गाड़ी उनके नाम की जाती है। वहां बैठे सभी लोग तालियां बजाने लगे और कहने लगे कि बधाई हो। पहला ऑक्शन आइटम बिक गया है। वहां पर और भी बहुत सारे लोग थे जिन्हें गाड़ियों के बारे में काफी अच्छी नॉलेज थी और वे लोग अभिम के कमरे की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मुझे अभिम एक बेवकूफ नजर आ रहा था। उन लोगों ने अपने मन में कहा, जिसने भी यह गाड़ी खरीदी है उसके यह किसी काम नहीं आने वाली। जल्दी ही यह बात बाहर आ गई कि इस गाड़ी को खरीदने वाला वेस्ट प्रोविंस माइनिंग इंडस्ट्री का रेहान है। वहां पर बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो वो अपने मन में यह विचार कर रहे थे, क्या यह अभिम है जिसे एंटीक कार कलेक्ट करने का शौक चढ़ा है? अगर यह बात सच है तो उन लोगों के लिए यह एक अच्छा मौका हो सकता है। अगर उन्हें भविष्य में कोई एंटीक कार मिलती है तो वह लोग उसे अभिम को दे देंगे, जिससे अभिम के साथ उनका रिश्ता और ज्यादा अच्छा हो जाएगा और वे लोग अपना काम निकाल पाएंगे। एक तरफ जब अभिम और मलाइका को रेहान और बाकी यंग मास्टर के अगले वाला कमरा ही मिला तो इस बात से रेहान, अमन और जुनैद तीनों की बहुत ज्यादा गुस्सा थे। वह लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उस अभिम उनके आसपास भी रहे। ऊपर से अभिम और मलाइका वहां बैठकर जो हरकतें कर रहे थे उसकी वजह से अमन और बाकी सब लोगों को बहुत ज्यादा शर्म महसूस हो रही थी और फिर सब लोग चाहकर भी खुद को हंसने से नहीं रोक पा रहे थे। मलाइका को भी पता था कि कैसे हर सिचुएशन को कैश करना है, इसीलिए मौका पाकर उसने अभिम से कहा कि उसे वह पुपाल पल नेकलेस चाहिए जो आज रात को ऑन एक्शन में बिकने वाला है। मलाइका की बात सुनकर अभिम ने तुरंत उसे हाँ कर दिया, जिससे मलाइका बहुत ज्यादा खुश हो गई। वहीं जब ऑक्शन शुरू हुआ तो एक एसेंट का जो 50 पुरानी थी उसमें जुनैद को भी थोड़ा इंटरेस्ट था, इसीलिए उसने गाड़ी की नीलामी में बोली लगाई। पर लास्ट मिनट में अभिम ने उससे ज्यादा बोली लगाकर वह कार अपने नाम कर ली। इस बात से जुनैद और अमन बहुत ज्यादा चिढ़ गए और अमन को तो बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था। वह जानता था कि अभिम यह सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। उसे लड़कियों से खेलने से फुर्सत मिले तो वह गाड़ियों की तरफ देखें। जानते तो सब लोग थे पर कोई कर ही क्या सकता था। पर वहां आए हुए बाकी अमीर लोग काफी हैरान थे क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि अभिम को एशियंट कार कलेक्शन का शौक है। वह सभी लोग अपने अपने मन में यही सोचने लगे कि भविष्य में अगर उन्हें कोई एनसेट कार पसंद आई तो वह लोग जरूर उसे अभिम को गिफ्ट कर देंगे। इससे उनके और यंग मास्टर अभिम के बीच के रिश्ते अच्छे होंगे और वह लोग भविष्य में अपना काम निकलवा सकेंगे। वेस्ट प्रोविंस माइनिंग इंडस्ट्री देश की बहुत बड़ी कंपनी थी और इसमें बहुत ज्यादा वेंचर कैपिटल लगी हुई थी। ऐसे में बहुत सारे लोग जो अपने स्टार्टअप को या अपनी कंपनीज को फिर से ऊंचाई ऊपर पहुंचाना चाहते हैं या जिनकी कंपनी के पास फंड की कमी है, वे लोग चाहते थे कि अभिम की कंपनी वेस्ट प्रोविंस माइनिंग कंपनी उन्हें सपोर्ट करे। पर यह सब काम इतना आसान नहीं था। हाँ आशा, बिना किसी कनेक्शन के या सिफारिश के यह लोग अभिम या उसके कंपनी से किसी तरह की मदद नहीं ले सकते थे। और आज अचानक वेस्ट प्रोविंस माइनिंग कंपनी के मालिक और यंग मास्टर अभिम अचानक ही इस ऑक्शन में आ गए थे और एक पुरानी गाड़ी को खरीदने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी रकम भी बिना सोचे समझे देखी थी। यह देखकर बहुत सारे लोग एक्साइटेड हो गए थे और बहुत सारे लोग हैरान भी थे। असल में अभिम को इस तरह की एंटीक कार कलेक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह बस रेहान और बाकी 2 यंग मास्टर को नीचा दिखाना चाहता था। जब भी इन तीनों यंग मास्टर को कुछ भी चाहिए हो, अभिम उनके बीच में जरूर आएगा और उस चीज को इनसे छीन लेगा, क्योंकि उसके पास इतने पैसे थे जितनी उसे चाहिए थे। यहां तक कि अभिम ने 400 मिलियन रेई काई फच मूवी में इन्वेस्ट कर दिए थे, जबकि इसे वह पैसे वापस चाहिए भी नहीं थे। तो फिर यह तो सिर्फ मिलियन रस की बात थी जिससे अभिम को दूर दूर तक कोई फर्क नहीं पड़ता था। यह सब कुछ देखकर रेहान ने अपनी बोहे उठाते हुए कहा, अगर यह अभिम इसी तरह हम लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़ी करता रहा तो मुझे नहीं लगता कि यह ऑन एक्शन एसोसिएशन इतनी आराम से होने वाला है। और फिर जिन चीजों को खरीदने के लिए हम लोगों ने प्लानिंग की थी उसी अभिम उनमें भी परेशानी खड़ी करेगा और शायद हम लोग फिर से उन चीजों को ना खरीद पाए। रेहान की बात सुनकर अमन ने एकदम आराम से बिना किसी टेंशन के उससे कहा, आपको किस बात से डर लग रहा है? हम तीनों लोग कहां गए? क्या हम इस अभिमो को संभाल नहीं सकते?
अमन की बात सुनकर जुनेद ने भी उसका साथ देते हुए कहा, रेहान, आपको इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी इस एंटीक कार की नीलामी में मैंने कैजुअली ही बोली लगा दी थी। मुझे इसमें इतना भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी मैंने फालतू में ही इतने पैसों की बोली लगा दी। जब तक मुझे इस बात का एहसास हुआ मुझे लग रहा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर आखिर में इस अभिमन ने आकर मेरे सारे पैसे बचा लिए और बिना वजह ही अपनी होशियारी दिखाने के चक्कर में बेवकूफ बन गया। जुनैद की बात पूरी कर ही रहा था कि तभी अचानक से अमन की आंखें एकदम से झपकी और उसके दिमाग में एक बहुत ही खुराफाती आइडिया आया। उसने जल्दी से सबसे कहा, मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि हम लोग उसी की मेथड को यूज करके उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अमन का यह आइडिया सुनते ही जुनैद ने तुरंत अनुमान लगाते हुए कहा, कहीं तुम ये कहने की कोशिश तो नहीं कर रही हो कि अभिम जानबूझकर उन्हीं चीजों को खरीदेगा जिनके लिए हम बोली लगाएंगे ताकि वह हमको नीचा दिखा सके? तो हमें उसी की मेथड को यूज करते हुए फालतू की चीजों के लिए बोली लगानी चाहिए ताकि वह भी इन सब चीजों पर अपने पैसे खर्च करें और इस तरह से हम उसे परेशान कर पाएंगे। क्या तुम उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हो? अमन कुछ कहता उससे पहले ही रेहान ने अपनी तनी हुई बहू से सीरियस होकर उन दोनों से पूछा, यहां पर सबसे जरूरी सवाल यह है कि तुम लोग इतना ज्यादा शो कैसे हो सकते हो कि अभिम डेफिनेटली उस चीज को खरीदेगा ही हो सकता है। जब हम बोली लगाएं तो वह हमें फॉलो करें ही ना। रेहान की बात सुनकर अमन ने अपना सर खुजाते हुए कहा, अरे हाँ, यह तो हमने सोचा ही नहीं। ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर उस अभिम ने बीच में अड़चन नहीं दी तो वह सब कुछ हमें खरीदना पड़ेगा, और इससे साफ साफ पता चल रहा है कि हम खुद ही अपने आप को कुएं में धकेल रहे हैं। जिस हिसाब से अभिम काम करता था उस हिसाब से रेहान को कभी भी नहीं लगा कि अभिम कोई बेवकूफ है, और फिर वह एक बहुत अमीर परिवार का यंग मास्टर है, तो बेवकूफ होने का सवाल ही नहीं होता। वहां ऐसा कोई नहीं था जो समझदार नहीं था। आखिरकार जब से रेहान ने चीजों को देखना और समझना शुरू किया है तब से रेहान को इतना समझ आने लगा था कि कोई भी इंसान इतना बेवकूफ नहीं है जितना वह दिखाता है या दिखता है। हाँ, यह माना जाता है कि अभिम बाहरी चीजों में सुख ज्यादा देखता है, पर फिर भी इससे वह बेवकूफ तो नहीं हो जाता। अमन का आइडिया ऐसा बिल्कुल नहीं था जो चीजों को आसान तरीके से कर सके। वहां पर सभी लोगों की आंखें यह बात साफ साफ बता रही थी कि किसी को भी अमन का आइडिया पसंद नहीं आया था, पर फिर भी अमन को अपने आइडिया पर पूरा भरोसा है। जब सेकंड ऑक्शन आइटम की नीलामी के लिए बोली शुरू हुई तो अमन ने डिसाइड किया कि वह एक बार अपने आइडिया को आजमा कर देखेगा। दूसरा ऑक्शन आइटम एक घड़ी थी जो 17वीं सदी में बनाई गई थी, और इसे फेमस वॉच मेकर फर्नांडो ने बनाया था, और यह पूरी दुनिया में सबसे कीमती और पुराना आइटम था। इसे किसी म्यूजिक में होना चाहिए था, पर किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि यह आइटम यहां पर इस ऑक्शन एसोसिएशन के ब्लैक मार्केट के अंदर बिक रहा होगा। चाहे फिर घड़ी असली हो या नकली, लेकिन फिर भी वहां आए हुए सारे गेस्ट रेहान की रेपुटेशन पर विश्वास करते थे, और उन्हें बिल्कुल भरोसा था कि रेहान ऐसा कुछ घोटाला नहीं करेगा। ऐसा नहीं था कि इस ऑक्शन में कोई भी चीज नकली नहीं हो सकती थी, पर फिर भी यह बहुत ही रेयर केस होगा। अगर ऐसा कुछ भी होता तो ऑफ कोर्स अमन को एंटीक वॉच खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर फिर भी वह देखना चाहता था कि अभिम उसके जाल में फंसता है या नहीं। इस घड़ी की स्टार्टिंग प्राइस ऑन एक्शन में 10 मिलियन रुपए से शुरू हो रही थी, और इसमें हर बार जो बोली लगाई जा रही थी वह 100 से कम बिल्कुल नहीं थी। वहां आए हुए बहुत सारे गेस्ट जो इस तरह की एंटीक चीज पसंद करते थे, खास करके जिन्हें मैकेनिकल वॉच पसंद थी, वे सभी लोग लगभग इस घड़ी की नीलामी में भाग ले रहे थे। ठीक नहीं पाए। जल्दी ही घड़ी की नीलामी की बोली मिलियन रिश अपाजेस तक पहुंच गई। तभी वहां बैठी हुई ऑडियंस के कानों को चीरते हुए एक आवाज उस पूरे हॉल में गूंजी, 20 मिलियन। और यह सुनते ही जैसे सभी लोगों को एक गहरा झटका लग गया। सभी लोग उस डायरेक्शन में देखने लगे जिस तरफ से यह आवाज आई थी। वहां बैठा हर एक आदमी यह जानना चाहता था कि यह आदमी कौन है। यह आवाज अमन की थी। जब अमन ने वहां पर बोली लगाई तो सभी लोग उसे देखने लगे। इस वक्त अमन को खुद पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था, और उसने बहुत ही घमंड के साथ वहां बैठे हुए लोगों को देखा। उसने यहां तक कि अभिम के प्राइवेट रूम की तरफ भी अपनी आंखों के कोनों से देखा। इतना तो तय था जब अमन ने इतनी तेज 20 मिलियन रब की बोली बढ़ाने से ऐसा लगता है कि गुप्ता फैमिली बहुत ज्यादा। खैर, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो तुम मुझसे उधार ले सकते हो। और अमन का मजाक बनाने के बाद अभिमो ने वहां पर जोर से चिल्लाते हुए कहा,
30 मिलियन। अब तो वहां पर बैठे हुए लोगों में एकदम से ऊधम मच गया। अमन ने अभी अभी जो 5 मिलियन रुपए पर आए थे वही इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था, और अब किसी और ने आकर इसकी प्राइस को 10 मिलियन रुपए से और बढ़ा दिया था। यह पूरी तरह से एक पागलपन था। वहां पर आए हुए लोग जो इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन्हीं में से एक ने कहा, अरे अरे कौन है ये 2 लोग? इन लोगों की बोली तो बहुत ज्यादा डरावनी है। क्या तुम लोगों का ऐसा नहीं लगता? मुझे तो लगता है कि ये लोग अभी यहाँ पर इस ऑक्शन में कुछ खरीदने ही नहीं देंगे। हालांकि जो लोग ऑन ऑर्डिनरी सीट के ऊपर बैठे हुए थे वह सब लोग भी अमीर थे, पर अमन और अभिम के मुकाबले बहुत दूर थे। ऐसा नहीं था कि यह लोग मिलियन रब को बहुत ज्यादा समझ रहे थे, पर इन लोगों के हिसाब से सिर्फ एक सिंपल सी पुरानी घड़ी के बाकाती के लिए इतने रुपए खर्च करना शायद बेवकूफी थी, या फिर इन लोगों के लिए आसान बात नहीं थी, क्योंकि इस ऑक्शन में सिर्फ वह लोग नहीं बैठे थे जो कम अमीर थे, बल्कि वह लोग भी बैठे थे जो अमीर तो थे पर कंजूस भी थे, और हर चीज के लिए सिर्फ नॉर्मल रुपए ही दिबा सकते थे। जैसे ही अमन ने अभिम की 30 मिलियन रब की बोली सुनी तो उसके चेहरे पर अचानक ही एक मुस्कान आ गई। उसने जुनैद की तरफ देखते हुए उससे पूछा, जुनैद, आपको क्या लगता है ये एंटी क्लॉक कितने रुपए तक की होगी? अमन का सवाल सुनते ही जुनैद ने जल्दी से इस बारे में सोचा और कहा, अगर तो तुम इस घड़ी को उसी समय के बाकी दूसरे फेमस क्राफ्ट्समैन की बनाई हुई घड़ी से कंपेयर करो तो ऐसी ही एक घड़ी जिसे एक दूसरे ऑक्शन में कुछ समय पहले बेचा गया था, उसकी कीमत मिलियन रब थी। तो मुझे लगता है कि इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 20 मिलियन होनी चाहिए। इसके लिए सबसे सही और रीजनेबल प्राइस होगी। जुनैद की बात सुनकर अमन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, यह बोली अभी भी बहुत कम है, चाहे जो हो जाए, पर मैं इस अभिम को खून की उल्टी करवा कर छोड़ूंगा। मैं बोली लगाना कंटिन्यू रखूंगा। हे डोंट। जुनैद और रेहान अमन को रोकना चाहते थे, पर वह लोग कुछ कहते उससे पहले ही अमन ने अपना हाथ खड़ा कर दिया और चिल्लाते हुए कहा, 40 मिलियन। अमन की बात सुनते ही पूरे हॉल में बहुत तेज तेज आवाज होने लगी। वहां बहुत सारे लोग थे जिन्हें एंटीक वॉच के बारे में पता था, और 40 मिलियन रुपए उस घड़ी की रीजनेबल प्राइस से बहुत बहुत ज्यादा थे। अब वहां बैठे हुए सभी लोग यह बात देख सकते थे कि प्राइवेट रूम में बैठे हुए लोग असल में एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। फिर से एकदम से 10 मिलियन रुपए की बोली बढ़ जाना सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि वहां बैठे हुए लोग जो पूरी दुनिया से अलग अलग जगह से आए थे, वह लोग वहां पर सिर्फ एक एंटीक पीस को खरीदने के लिए न जाने कितना ज्यादा संघर्ष कर रहे थे। रेहान और जुनैद हमेशा सोच समझकर फैसले लेते हैं, पर अमन ऐसा नहीं था। वह अभी भी बहुत हद तक बचपना करता था और जिंदगी में हर चीज को मजाक में लेता था। फिलहाल जिस ऑक्शन में वह लोग गए हुए थे वहां पर अभिम से अमन कुछ ज्यादा ही चिढ़ा हुआ था। वह हर कीमत पर अभिम को परेशान करना चाहता था। वही अभिम भी रेहान, अमन और जुनैद को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। उसे लगता था कि वह अपने पैसों के दम पर जो चाहे वह कर सकता है। इसीलिए उसने जानबूझकर जुनैद के एंस्टेटाइट घड़ी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर वहां बैठे हुए बाकी लोगों को इस घड़ी में बहुत इंटरेस्ट था। इसीलिए इस सेकंड आइटम के ऑक्शन में बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था और 10 मिलियन से शुरू हुई। यह बोली 40 मिलियन तक चली गई थी। पहले लोगों को हैरानी हो रही थी, पर बाद में सब लोग समझ गए कि यह सब कुछ सिर्फ इन 2 अमीर लोगों के बीच चल रही टशन है, जहां ये दोनों ही अपनी अपनी अमीरी का डंका बजवाना चाहते हैं। तभी वहां पर भीड़ में बैठे हुए किसने कहा, शश, ये सच में बहुत बड़ी बात है। इन 2 प्राइवेट रूम के अंदर किस परिवार के यंग मास्टर हैं? ये लोग तो टॉयलेट पेपर की तरह पैसों को इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे तो लगा था कि मेरे पास आज पर्याप्त पैसे हैं, पर अब लग रहा है इनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। मुझे लगता है कि उस प्राइवेट रूम में जिसका रूम नंबर 250 है, उसमें वेस्ट प्रोविंस माइनिंग इंडस्ट्री के यंग मास्टर है, यंग मास्टर अभिमन्यु, और उसके अगले प्राइवेट रूम नंबर 249 में बहुत सारे लोग हैं। और अभी अभी जिसने बोली लगाई वह गुप्ता परिवार के यंग मास्टर अमन है, और इससे पहले उस एसेंट कार के लिए जिसने बोली लगाई थी वह खान परिवार के यंग मास्टर जुनैद थे, और उस कमरे में उनके साथ एक और जो यंग मास्टर है जिसने अभी तक कोई बोली नहीं लगाई है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। यह क्या बकवास है? ये दोनों प्राइवेट रूम पूरी तरह से छुपे हुए ड्रैगन और खूंखार शेरों से ईशान भरे हुए हैं। यह सब कुछ बहुत ज्यादा शॉकिंग है।
इन सुपर यंग मास्टर के पास। हम सब लोगों के पैसे मिलाकर भी 10 गुना ज्यादा पैसे हैं। मुझे नहीं पता कि यह दोनों लोग आज एक दूसरे से कंपटीशन क्यों कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि आज हम सब लोगों को बहुत अच्छा शो देखने को मिलेगा। अभिम और अमन दोनों पैसों के मामले में एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे थे, और इस वजह से जो लोग नीचे बैठकर यह सब कुछ देख रहे थे, उन्हें इनमें बहुत मजा आ रहा था। 0 मिलियन रुपए की बोली लगाने के बाद अमन ऐसे दिखा रहा था जैसे वह अभी म्यू को उकसा रहा हो और उसकी तरफ उकसा हुई नजरों से देख रहा था, जैसे उसे कह रहा हो कि तुम बोली लगाना जारी रखो। पर किसने सोचा था कि अभिम को अमन के उकसाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभिम ने अमन की तरफ देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए उसकी तरफ हंसा और बोली लगानी बंद कर दी। जैसे ही अभिम ने बोली दी लगानी बंद कर दी, तो यह देखकर अमन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह अभी मोमबत्ती के ऊपर बैठा हो। उसने अंबा करते हुए अभिम की तरफ देखते हुए कहा, तुम ये बोली लगाना चालू क्यों नहीं रखते? अगर तुम मेरे लिए मुसीबत खड़ी नहीं करोगे तो मैं इस खेल को कैसे जारी रखूंगा? यह सब कुछ देखकर रेहान ने जल्दी से अपना फेस कवर कर लिया और अपने मन में सोचने लगा कि यह अमन अभिम को फंसाने की कोशिश कर रहा था, पर एंड में खुद ही बेवकूफ बन गया। उसने जो बुड्ढा खोदा था उसमें अभिम तो नहीं फंसा, पर यह खुद उसने जरूर कूद गया। अमन की बात सुनकर अभिम ने उसके ऊपर हंसते हुए उससे कहा, तुम्हारे IQ लेवल के हिसाब से तुम्हें अभी किंडरगार्टन में होना चाहिए। 4 मिलियन रुपए के लिए मैं तुम्हें फॉलो नहीं करने वाला, मैं तुम्हें गिफ्ट में यह घड़ी देता हूं। हाँ। अभी म्यू की बात सुनकर अमन एकदम पागल हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल जलन के मारे जल जाएगा और फेफड़े बाहर आ जाएंगे। फिर भी उसने हिम्मत करते हुए जोर से कहा, मैं पिछले साल ही एक बहुत अच्छी घड़ी लेकर आया हूं, एक एंटी क्लॉक के लिए लाख देना। हालांकि पूरी दुनिया में इस घड़ी का सिर्फ यही एक मॉडल था, पर इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। यह सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा अभिम ने अभी उसका मजाक बनाते हुए कहा था। एक घड़ी उसे गिफ्ट में दी गई थी। यह बात सोचकर ही उसे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। अमन का चेहरा ऐसे सफेद पड़ गया था जैसे उसने कुछ खो दिया हो। अभी जो नीलामी हुई थी उसने अमन बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका इस्तेमाल एक उछलने कूदने वाले बंदर की तरह किया गया हो। रेहान ने हेल्पलेस होते हुए उससे कहा, तुम्हें इतनी जल्दी बोली लगाने की क्या जरूरत थी? मैं तुम्हें रोक तक नहीं पाया। रेहान की बात सुनकर अमन ने अपने उतरे हुए चेहरे से दुखी होते हुए उससे कहा, यंग मास्टर रेहान, प्लीज अभी मुझसे कुछ भी मत कहिए, मैं थोड़ी देर शांत रहना चाहता हूं। अमन की हरकतें देखकर जुनैद ने उसकी बेवकूफी पर अपनी गर्दन हिला दी। इस बार अमन को बहुत बड़ी सीख मिली थी। इस घड़ी को खरीदने के लिए अमन ने 40 मिलियन रुपए खर्च कर दिए थे, और शायद अमन के लिए यह बहुत गहरा सदमा था। इस घड़ी की असली कीमत 20 मिलियन रब से भी कम थी। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अमन ने असल में इस घड़ी के लिए दुगने से भी ज्यादा कीमत चुकाई है, और शायद यह आसिन अमन के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अमन को घड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए उसके लिए यह कोई काम की नहीं है, और ऐसे में अगर अमन इसे बेचना भी चाहे तो उसे यह 20 मिलियन रुपए से ज्यादा में बिकने वाली नजर नहीं आ रही है। और अगर अमन कोई और गलती करता है तो शायद उसे 20 मिलियन से भी ज्यादा रुपए का लॉस उठाना पड़े। अमन अब अभिम के लिए कोई भी और गड्ढा नहीं खोदना चाहता था। कुछ सोचकर अमन ने रेहान से कहा, यंग मास्टर रेहान, यह घड़ी मेरे किसी काम की नहीं है। अगर आप चाहे तो मैं यह घड़ी आपको दे सकता हूं। असल में अमन इस घड़ी को और ज्यादा नहीं देखना चाहता था। उसके लिए यह सिर्फ एक हार थी, इसीलिए वह किसी ना किसी को इसे देने वाला था। हालांकि रेहान ने अपना हाथ दिखाते हुए उस घड़ी को लेने से मना कर दिया और उससे कहा, नहीं, मैं तुमसे यह घड़ी नहीं लेना चाहता हूं। रेहान का जवाब सुनकर अरमान से कुछ बोलने का नहीं हो रहा था। फिर भी उसने उम्मीद से जुनैद की तरफ देखा और बहुत ही प्यार से बोला, जुनैद, क्या आपके परिवार के बूढ़े लोग ज्यादा समय के लिए जीने वाले नहीं हैं? यह घड़ी उन लोगों के लिए। अमन अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही जुनैद ने उससे कहा, गेट लॉस्ट। इस वक्त सभी लोग भीड़ में से अमन को बहुत ही घृणा से देख रहे थे। अमन एक कोने में जाकर उड़ू बैठ गया। उसे सच में बहुत बुरा लग रहा था। जब रेहान ने देखा कि अमन बहुत ज्यादा दुखी है तो उसने अमन को समझाते हुए उससे कहा, जब आज की ऑनेक्शन एसोसिएशन पूरी हो जाए तो तुम नीचे जाकर बाकी लोगों से पूछना। इस घड़ी को खरीदने के लिए बहुत सारे लोग बोली लगा रहे थे। उन लोगों को एक रीजनेबल प्राइस बताना और इस घड़ी को उन लोगों को बेच देना। मुझे लगता है कि वह लोग इसे खरीद लेंगे। अमन ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हम लोग बस अब यही कर सकते हैं।
अमन ने अभी अभी जो घड़ी खरीदी थी उसको उसने हाथ तक नहीं लगाया था। उसने उस घड़ी को दूर से ही कुछ देर के लिए देखा और फिर चिल्लाते हुए बोला, मेरे 20 मिलियन रुपए नाली में चले गए। हालांकि उसके पास जितने पैसे थे उससे अमन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। यह 20 मिलियन रदस उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, पर जिस हिसाब से उसने आज यह पैसे कब आए थे और जो बेवकूफी की थी उसकी वजह से अमन को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और वह बहुत ज्यादा उदास था। अमन का ध्यान भटकाने के लिए रेहान ने उससे कहा, ठीक है, जो हो गया सो हो गया और ज्यादा दुखी होने से कोई मतलब नहीं है। तुम इस ऑक्शन में जिस आइटम को खरीदने के लिए आए थे वह यहां पर प्रेजेंट होने वाला है। जैसे ही रेहान ने उससे यह बात कही, अमन जल्दी से उस जगह से खड़ा होकर ऑनएक्शन स्टेज की तरफ देखकर बोला, ओ माय लव अवनी, फाइनली तुम आज मेरे सामने हो। ये तो सब लोग जानते थे कि अमन का इंटरेस्ट इन सब चीजों में कुछ ज्यादा ही था और इसी वजह से रेहान को मौका मिल गया। अमन का मूड ठीक करने का इस वक्त ऑक्शन स्टेज के ऊपर सारी लाइटें सिर्फ एक खूबसूरत लड़की के ऊपर गिर रही थीं। इंटरनेशनल सेलिब्रिटी अवनी सब लोगों के सामने वहां पर खड़ी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह वहां पर कोई कंसर्ट करने के लिए खड़ी हो और वहां नीचे बैठे हुए सभी लोग उसके फैंस हो। जैसे ही अवनी स्टेज के ऊपर चलकर आए तब अक्षण उसके बगल में खड़ा होकर उसके ऊपर कमेंट करने लगा, जैसे वह किसी सामान को बेच रहा हो। उसके बाद काफी तेज म्यूजिक बजने लगा और अवनी सबके सामने अपना टैलेंट दिखाने लगी ताकि जो लोग उसे खरीदना चाहते थे वह लोग उसकी असली ताकत को समझ सके और नीलामी के वक्त उसकी बोली ज्यादा लदक से लगे। स्टेज के ऊपर जब अवनी गाना गा रही थी उस वक्त सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि अवनी एक इंटरनेशनल सिंगर थी और उसकी एक आवाज सुनकर सब लोग मदहोश हो जाते थे। पर आज सिंगिंग के दौरान अवनी के चेहरे के ऊपर उदासी और शर्म साफ साफ दिखाई दे रही थी। आखिरकार एक फेमस सेलिब्रिटी होने के नाते किसी से उसे खरीदने के लिए बोलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, खास करके जब वो आज एक सामान को तरह इस नीलामी में बिकने आए हो। सिया ने पहले ऑनएक्शन लिस्ट नहीं देखी थी, इसीलिए उसे नहीं पता था कि आज रात को ऑनएक्शन में इतना स्पेशल आइटम नीलाम होने वाला है। और जैसे ही उसने स्टेज के ऊपर अवनी को देखा तो उसका चेहरा एकदम से सदमे में चला गया। जब रेहान ने देखा कि सिया के हाव भाव नॉर्मल नहीं है तो उसने सिया से पूछा, क्या तुम अवनी को जानती हो? सिया अभी तक शोक में थी, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने रेहान को जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैं सिर्फ उसे जानती ही नहीं हूं बल्कि वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मुझे सच में नहीं पता था कि वह आज खुद को बेचने जा रही है। वो सिया आगे कुछ और बोल पाती, उससे पहले ही रेहान और अमन दोनों ने हैरान होते हुए एक साथ कहा, क्या अवनी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है? उन लोगों ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि उन लोगों को यहाँ पर ऐसा कोई भी कोइंसिडेंस देखने को मिलेगा जो आज वह लोग सिया को अपने साथ इस ऑक्शन एसोसिएशन में लेकर आए थे। तो वह लोग यहाँ पर एक और वर्ल्ड क्लास सेलिब्रिटी से मिले थे जो असल में सिया की ही बेस्ट फ्रेंड निकली। रेहान को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्यों कोई वर्ल्ड क्लास सेलिब्रिटी इस जगह पर आएगी और अपने आप को किसी सामान की तरह इस ऑक्शन में नीलाम करेंगी। यहाँ तक कि जुनैद के हिसाब से जैसा उसने बताया था कि उसे कंपनसेशन के तौर पर एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट को वापस देना था, पर फिर भी उन पैसों को लौटाने के लिए अवनी को अपनी बॉडी बेचने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिया को पसंद करते हैं और उनमें से बहुत सारे लोग तो बहुत ज्यादा अमीर भी हैं। अवनी जो सिया के बराबर ही है और किसी भी मामले में उससे कम नहीं है। ऐसे में अगर उसके पास पैसे नहीं थे तो वह अपने इन फॉलोअर्स या कहे कि प्रेमियों से पैसे मांग सकती थी और वह लोग अपनी सुप के लिए यह सब काम करने से बिल्कुल नहीं कतराते। रेहान बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने धीरे से सिया से कहा, क्या तुम्हें भी यह बात नहीं पता थी कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड अवनी यहां पर आ रही है? सिया ने बहुत ही सीरियसली अपनी गर्दन ना में हिला दी और कहा, कुछ टाइम पहले तक मैं बहुत ज्यादा बिजी चल रही थी, इसीलिए मेरा उससे मिलना नहीं हुआ और ना ही किसी और तरह का कांटेक्ट हुआ। मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा कुछ होगा, पर मुझे काफी टाइम से ऐसा लग रहा था जैसे अवनी के साथ कुछ तो गलत है। एक तरफ अमन ने अभिमय के खिलाफ जो प्लान बनाया था उसमें वह खुद ही गिर गया था क्योंकि रेहान के बार बार मना करने के बाद भी अमन ने उसकी बात बिल्कुल नहीं मानी और अभिम से भी पंगा ले लिया। रेहान और जुनैद दोनों अच्छे से जानते थे कि अभिम जितना बेवकूफ दिख रहा है उतना है नहीं और आखिरकार वह भी एक यंग मास्टर है, इसीलिए चालाकी उसके खून में है। जब आखिर में 40 लाख की बोली पर बात अटक गई और अमन की उम्मीदों के बिल्कुल उल्टे अभिम ने आगे बोली नहीं लगाई तो अमन को एक बहुत ही गहरा झटका लगा जिसके लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं था।
जुनैद ने उसे बताया था कि इस घट की कीमत ज्यादा से ज्यादा 20 लाख रुपए होगी। इसका मतलब अमन ने अपनी जिद में 20 लाख गवा दिए थे। अमन को 20 लाख गवाने का गम नहीं था, बल्कि वह 20 लाख अमन उस अभिम की वजह से हारा था। यह बात उसे ज्यादा खटक रही थी। अब अमन के पास एक ही ऑप्शन था। वह इस घड़ी को, जिसे उसने खरीदने के बाद एक बार भी देखा तक नहीं था, उसे उस प्राइवेट रूम से बाहर निकलकर वहां खड़े दूसरे लोगों को कम पैसों में वापस बेच सकता था। वही दूसरा बड़ा झटका सिया को तब लगा जब उसे पता चला कि इस ऑक्शन में उसकी बेफ्रेंड अनी खुद को बेचने जा रही है। सिया के एकदम होश उड़ गए थे और वह अभी तक सदमे में थी। उससे बड़ा सदमा तो रेहान और अमन को लगा था जब उन्हें पता चला कि अवनी सिया की ही बेस्ट फ्रेंड है। किसी को समझ नहीं आ रहा था अवनी ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। सिया उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, फिर भी उसने एक बार भी सिया को अपनी प्रॉब्लम क्यों नहीं बताई। सिया पिछले कुछ दिनों से अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी थी, इसलिए उसकी अवनी से ज्यादा बात नहीं हो पाई थी और शायद इसी बीच यह सब कुछ हो गया। रेहान ने बहुत ही सीरियस होकर से पूछा, क्या उन्हें तुम्हें एक बार भी इसके बारे में नहीं बताया? सिया ने अपने उसी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं करती कि ऐसा कुछ होगा और मुझे लग रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है। सिया अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही अमन ने बहुत ही परवाह करते हुए सिया से पूछा, आखिर बात क्या है? सिया ने हिलाते हुए कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती और ना ही मुझे कुछ समझ आ रहा है। जितना मैं अवनी को जानती हूं और जैसे उसकी पर्सनैलिटी है, वह किसी भी हाल में कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी। सिया की बात सुनकर रेहान ने उसे समझाते हुए कहा, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम उससे यह बात बाद में पूछ सकती हो जब हम उसे खरीद लेंगे। रेहान की बात सुनकर अमन थोड़ा सा अजीब महसूस करने लगा। उसने अपने आधे अधूरे शब्द कहे पर रेहान, ये अमन तो असल में अपनी फिजिकल नीड को पूरा करना चाहता था, इसीलिए वह अवनी को खरीदना चाहता था। पर किसने सोचा था कि इस रास्ते में इतनी बड़ी रुकावट आएगी और अवनी सिया की बेस्ट फ्रेंड निकलेगी। वैसे तो आमतौर पर अमन को सिया के ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अब बात अलग थी। सिया और उसके दोस्त, जिसे वह अपना भाई मानता है, रेहान का रिश्ता काफी गहरा था और ऐसे में किसी जीते जागते आदमी की नीलामी करना या बोली लगाना बिल्कुल भी सही नहीं था, खासकर कि जब नीलाम होने वाला आदमी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका या उसके आसपास वाले लोगों का हाइफा पाए खास हो। इसीलिए जो अमन ने रेहान के कहे हुए शब्द सुने तो उसे बहुत ज्यादा शर्म महसूस हुई। वह अवनी को खरीदना तो चाहता था, पर इस बारे में वह दोबारा कुछ भी नहीं कहना चाहता था। उसे इस बात का डर था कि कहीं रेहान और सिया उसके बारे में ऐसा ना सोचे कि वह एक बिगड़ा हुआ लड़का है। अमन को इतना ज्यादा सोचता हुआ देखकर रेहान ने मुस्कुराकर उससे कहा, क्या तुम आज यहाँ पर अवनी के ऊपर बोली लगाने के लिए नहीं आए थे? तुम उस पर बोली क्यों नहीं लगा रहे हो? अमन ने अभी भी संकुचित होते हुए कहा। मैं अमन को इस तरह आधे अधूरे शब्द बोलता देखकर रेहान ने अपनी गर्दन हिलाते हुए उससे कहा, ठीक है, अगर तुम बोली नहीं लगाना चाहते हो तो फिर मैं उसके लिए बोली लगा देता हूं। रेहान की बात सुनकर अमन ने जल्दी से अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए कहा, नहीं, मुझे इसे खरीदने दीजिए। रेहान, आप इसकी चिंता मत कीजिए। अमन की बात सुनकर रेहान ने उसे छेड़ते हुए अपनी आंखों की बोहो को उठाते हुए उसे कहा, अच्छा, तो उसे खरीदने के बाद तुम उसके साथ क्या करने वाले हो? रेहान की बात सुनकर अमन ने कई देर तक सिया की तरफ बहुत ही शर्म से देखा। वह कई देर तक बोलने की कोशिश करता रहा, पर उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वहीं दूसरी तरफ सिया समझ गई थी कि अमन इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है। उसने अमन से कहा, अगर तुम बोली जीत जाते हो तो क्या तुम पहले मुझे उससे बात करने दोगे? सिया की बात सुनकर अमन ने जल्दी से अपनी गर्दन हमें हिलाई और उससे कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सिया ने वापस अपनी बात अमन के साथ जारी रखी और उससे कहा, आप चिंता मत कीजिए यंग मास्टर अमन, ऐसा नहीं है कि मुझे इनके रूल्स के बारे में नहीं पता है। अगर अनी अभी भी चाहेगी तो मैं उसे बिल्कुल नहीं रोकूंगी, पर अगर इन सब के पीछे कोई और कारण होगा तो मैं उम्मीद करती हूं कि यंग मास्टर अमन समझेंगे और हाँ, मैं जरूर कोई रास्ता निकाल लूंगी जिससे उसे खरीदने में आप जो पैसे लगाएंगे मैं उसे आपको वापस कर सकूं। सिया ने यह सारी बातें इसीलिए कही क्योंकि उसे अपनी दोस्त की बहुत ज्यादा चिंता थी और जितना हो अपनी दोस्त अनी को जानती थी, वह कभी भी अपनी फर्स्ट नाइट को इस तरह से नीलाम नहीं करेगी, सिर्फ अपना कर्ज चुकाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं।
पर अब जब अनी ऑक्शन स्टेज के ऊपर आ ही चुकी है और नीलाम होने के लिए वहां पर खड़ी है, तो ऐसे में अमन का उसे खरीदना सही रहेगा। आखिरकार वे लोग उसे खरीदे हैं तो उनके लिए उससे आराम से बात करना हो जाएगा। अगर कोई और उसे खरीद लेता है तो शायद अवनी इन लोगों से बात करना पसंद ना करे, मगर सिया कोशिश करेगी भी तो भी शायद वह अपना नेटस्विच अपने काम में सफल ना हो पाए। ऑफ कोर्स सिया भी जानती थी कि अवनी एक काबिल इंसान है और बहुत टैलेंटेड है, इसीलिए वह एक वर्ल्ड क्लास सेलिब्रिटी है, पर वह इन सुपर पावरफुल फैमिली के सामने इनकी जितनी बड़ी नहीं थी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह सेलिब्रिटी कितने ज्यादा पॉपुलर हैं। इन अमीर लोगों के लिए वह सिर्फ एक खिलौना थी जिससे यह लोग अपनी खुशी के लिए जैसे चाहे वैसे खेल सकते थे। हालांकि सिया के लिए अवनी से बात करना आसान था और रिहान के साथ से वह अवनी के लिए कुछ रियायत भी आ सकती थी। सिया अभी भी बहुत ज्यादा चिंता में थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। आखिर यह एक ऑप्शन एसोसिएशन था और सबसे ऊंची बोली लगाने वाला इंसान ही सामान को खरीद सकता था। जब रिहान ने देखा कि सिया के चेहरे पर अभी भी बहुत ज्यादा चिंता है, तो उसने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए सिया को रिलैक्स करने की कोशिश की और उससे कहा, सब कुछ ठीक है, तुम ज्यादा चिंता मत करो। और फिर क्या मैं अभी नहीं हूं? सिया को अब सच में थोड़ा सा रिलीफ महसूस हो रहा था। अगर ईमानदारी से करें तो उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि रिहान की पहचान इतनी ज्यादा बड़ी होगी। पहले जब सिया की नाव रिहान की सिंगल हंड वेल से टकराई थी, तो सिया ने रिहान के अमीरी के बारे में इतना नहीं सोचा था, और उसने तब तक नहीं समझा जब तक उसने खुद अपनी आंखों से दो इतने बड़े यंग मास्टर अमन और जुनैद को रिहान की इतनी रिस्पेक्ट करते हुए नहीं देखा था। तब जाकर सिया को समझ आया कि जिस आदमी को वह अपना दिल देकर बैठे हैं, असल में वह एक छुपा हुआ सुपर बॉस है, वही रिहान की तरफ। अमन ने अपनी छाती ठोकते हुए कहा कि वह अवनी को हर हाल में पाकर रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अभिम के प्राइवेट रूम में जब अभिम मलाइका को गले लगाए हुए बैठा था, जैसे ही उसने ऑनऑक्शन स्टेज के ऊपर अवनी को देखा तो उसने मलाइका को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। अचानक से अभिम के इस तरह धक्का देने से मलाइका जमीन पर गिर गई और वापस खड़ी नहीं हो पाई। उसने जोर से दर्द से चिल्लाते हुए कहा, यह आप क्या कर रहे हैं जन मास्टर? अभिम ने मलाइका की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और स्टेज के ऊपर खड़ी अवनी को ध्यान से देखने लगा, जिसने अब इसीलिए जलन महसूस होते हुए भी वह अपनी जेलेसी को अभिम के सामने नहीं दिखा सकती थी, बल्कि उसे तो इस वक्त ऐसा दिखाना था जैसे वह अभिम के लिए खुश हैं। यही सब सोचते हुए मलाइका कुछ देर के लिए दंग रह गई, पर जल्दी ही उसके दिल में एक राम तैयार हो गया और वह मुस्कुराते हुए खड़ी हुई और अभिम के कानों में जाकर धीरे से उससे बोली, यंग मास्टर अभिम, क्या आप इसे खरीद सकते हैं? आज रात को हम दोनों एक साथ आपको खुश करेंगे। ओके। मलाइका की बात सुनते ही जल्दी से रिहान की आंखें झपकी और उसके दिमाग में एक ही ख्याल आया कि दो बड़ी स्टार और सेलिब्रिटी एक साथ उसे खुश करेंगी। अभिम ने इस तरह का मजा पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। अब चाहे जो हो जाए, पर इस बार वह इसे एक्सपीरियंस करके रहेगा और खूब मजे करेगा। यह सब कुछ सोचकर उसने हंसते हुए कहा, हाँ, तुम सच में एक पिशाच नहीं हो। ठीक है, मैं इस अवनी को जरूर खरीदूंगा। इस वक्त अभिम को खुद पर बहुत ज्यादा घमंड हो रहा था। अपने परिवार का इकलौता उत्तराधिकारी होने की वजह से अभिम उस वेस्ट प्रोविंस माइनिंग इंडस्ट्री का कर्ता धर्ता था और उसका स्टेटस भी काफी यूनिक था। अभिम अपनी किसी भी परेशानी को सॉल्व करने के लिए जितने चाहे उतने पैसे खर्च कर देता था। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो उसे पैसे खर्च करने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी। वह जैसे चाहे वैसे पैसे खर्च कर सकता था। इसी वजह से अभिम अपनी सारी एशिया अपने पैसों के दम पर पूरी करता था। वेस्ट प्रोविंस में अभिम का परिवार देश के सबसे ज्यादा अमीर परिवारों में से था और अपने परिवार का इकलौता वारिस होने की वजह से उसके पास इतना पैसा था जितना कोई सोच भी नहीं सकता था। हालांकि इस क्रूज के ऊपर बहुत सारे अमीर लोग इकट्ठा हुए थे, पर अभिम को इन लोगों की कोई परवाह नहीं थी। वैसे भी पैसों के मामले में कौन अभिम की बराबरी कर सकता था? हाँ, उसके अगले कमरे में बैठे हुए उन तीन लड़कों को छोड़कर यही सोचकर अभिम ने अपना चेहरा उन तीन यंग मास्टर के कमरे की तरफ घुमा दिया और उन्हें अपनी तिरछी नजरों से देखने लगा। अभी म्यू को हैरानी होगी अगर इन तीनों लोगों ने उससे मुकाबला करने की कोशिश की, तो क्योंकि उन लोगों ने सच में अभिम से मुकाबला किया तो शायद अभिम इस सिचुएशन का कोई भी एडवांटेज ना ले पाए और अवनी को पाने की चाहत है वह भी अधूरी रह जाए। जितने भी लोगों ने उस ऑक्शन एसोसिएशन में हिस्सा लिया था, जब उन लोगों ने वहां पर इंटरनेशनल सुपरस्टार अवनी को अपने सामने खड़ा देखा तो वह लोग एकदम से हैरान रह गए। किसी को भी विश्वास नहीं आ रहा था।
कि एक वर्ल्ड क्लास सुपरस्टार अपने आप को एक कमोडिटी की तरह ट्रीट कर रही है और खुद को स्टेज पर खड़ी होकर खुद ही नीलाम कर रही है। एक तरफ जब सिया ने बताया कि इंटरनेशनल सुपरस्टार अवनी उसकी बेस्ट फ्रेंड है, तो यह सुनते ही अमन और रेहान के होश उड़ गए। कहां तो अमन उसके साथ अपनी फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करने की सोच रहा था और कहां वह सिया की बेस्ट फ्रेंड निकली। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें और क्या नहीं। सिया रेहान के लिए खास थी और रेहान अमन के लिए उसके बड़े भाई जैसा था। ऐसे में अमन नहीं चाहता था कि सिया या उससे जुड़े हुए किसी भी इंसान को कोई भी परेशानी हो। वहीं दूसरी तरफ सिया यह सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि आखिर उसकी बेस्ट फ्रेंड अवनी ने ऐसा कदम क्यों उठाया। वह जानती थी कि अवनी कभी भी इस हद तक नहीं गिर सकती, चाहे जितने भी बड़ी बात क्यों ना हो जाए। पर इस तरह से खुद को फर्स्ट नाइट के लिए बेचना बहुत ज्यादा अजीब था। सिया बस इतना चाहती थी कि अगर अवनी ने अब खुद को नीलाम करने के लिए स्टेज पर खड़ा कर ही लिया है तो उसे अमन या रेहान ही खरीदे, ताकि सिया को अपनी दोस्त से खुलकर बात करने का मौका मिल जाए और वह जान सके कि आखिर वह सच में यह सब कुछ क्यों कर रही है। और अगर उसके बाद भी वह नहीं मानी तो फिर अमन और अवनी जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन तीनों यंग मास्टर के अगले ही कमरे में एक और यंग मास्टर बैठा था, अभिम, जिसकी सोच और दिल दोनों बहुत ही गंदे थे। एक तरफ तो मलाइका को अपने साथ लेकर घूम रहा था और दूसरी तरफ उसकी सगाई हो की थी। इन दोनों से ही